हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अचानक ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग शांत हो गए। सबकी नज़रें चिराग पर टिकी थी। उसका वोट ये डिसाइड करने वाला था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का अगला चेयरमैन कौन बनेगा। बाप और बेटे की जंग में जीत किसकी होगी, यह अब चिराग का वोट डिसाइड करने वाला था। वैसे तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि चिराग जरूर रोहित को फेवर करेगा, मगर फिर भी ऑफिशियली इस बात पर मोहर लगना बहुत ज़रूरी था। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वोट रोहित सर के साथ है। हालांकि यह बात सभी ने एक्सपेक्ट कर ली थी, मगर चिराग के मुंह से उसका फैसला सुनते ही पंकज ने जोर से अपना हाथ मेज पर दे मारा। हंसराज, जिसने कंपनी का चेयर बनने के सपने देख लिए थे और मन ही मन अपने आप को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा हुआ देख लिया था, उसे अचानक ही एक तेज़ बिजली का झटका महसूस हुआ। हंसराज ने सारे कैलकुलेशंस कर रखे थे, मगर चिराग के वोट ने उसके सारे कैलकुलेशंस पर पानी फेर दिया था। बाप बेटे ने जो बाजी लगा कर रखी थी उसमें हंसराज ने हमेशा ही सोचा था कि वह अपने बेटे से एक कदम आगे था, मगर वो यह नहीं जानते थे कि उनके अपने बेटे ने आखिर तक अपनी मर्जी का एक पत्ता दबा कर रखा था, जिसे वक्त आने पर खेलकर रोहित ने पूरी बाजी का रुख मोड़ लिया था। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चिराग का वोट जानने के बाद सभी मौजूद लोगों से पूछा, तो क्या हम फिर एक बार वोट की गिनती कर सकते हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि हंसराज के साथ कौन खड़ा रहना पसंद करेगा? हंसराज के साथ रहना कई लोगों ने पसंद किया था। पंकज ने कई लोगों को रोहित के खिलाफ भड़काकर पंकज और हंसराज को सपोर्ट करने के लिए कन्विंस किया था। फैमिली में कई ऐसे लोग मौजूद थे जो हवा का रुख देखकर अपना फैसला लिया करते थे। जिन्होंने पहले हंसराज को ज़्यादा पावरफुल समझकर हंसराज को सपोर्ट करने का मन बनाया था, उन्होंने अचानक ही अपना मन बदल लिया था। इस बार जब वोट की काउंटिंग के लिए सभी लोगों से पूछा गया तो कई लोगों ने हंसराज के सपोर्ट में इस बार हाथ नहीं उठाया। लोगों के बदले हुए फैसले को देखकर हंसराज और पंकज हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर से एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों से पूछा, मिस्टर रोहित मारवा के साथ कौन खड़ा रहना पसंद करेगा? एक बार अपना हाथ उठाकर फिर से अपने वोट गिनवा दीजिए। इस बार पहले से कई ज़्यादा लोगों ने रोहित के सपोर्ट में अपना हाथ उठाया था। लोगों के बदले हुए फैसले को देखकर रोहित और चिराग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब काउंटिंग पूरी की तो यह देखकर हैरान हो गए कि रोहित के सपोर्ट में इस बार 80% शेयर होल्डर्स ने वोटिंग की थी। इसका मतलब साफ था कि पंकज मारवा के अलावा किसी ने भी हंसराज मारवा के साथ रहना पसंद नहीं किया था। सबकी यह हरकत देखकर हंसराज मारवा ने शर्म से अपना सर झुका लिया। हंसराज इस वक्त चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे और रोहित हंसराज के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही वोटिंग की अनाउंसमेंट पूरी हुई, रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और हंसराज के पास आकर कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी, रिवाज के मुताबिक यह कुर्सी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई है। क्या आप इसे खाली करेंगे? हंसराज का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। उन्हें अपने ही बेटे पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके अपने खून उनके अपने बेटे ने सबके सामने उन्हें एक तमाचा जड़ दिया था। मगर इस बार बात घरेलू नहीं थी, ऑफिशियल थी। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की विरासत के बारे में थी। लीगली रोहित ये जंग जीत चुका था। हंसराज के पास कुर्सी छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो धीरे से कुर्सी से उठकर कुर्सी के ठीक बगल में खड़े रह गए। तभी रोहित बड़े ही रौब से कुर्सी पर बैठा। पाँव पे पाँव चढ़ाते हुए रोहित ने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि आज तक आप लोगों ने जिस तरह मेरे कामकाज में मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को प्रोग्रेस के मार्ग पर ले जाने के लिए आप मुझे उतना ही सहयोग देंगे। रोहित की स्पीच खत्म होते ही सभी लोगों ने अपनी जगह से उठकर ताली बजाना शुरू किया। चिराग से लेकर सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। पंकज और आयुष का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। बाकी सबको ताली बजाते हुए देखकर पंकज को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने पहले पंकज को वादा किया था कि वह लोग पंकज और हंसराज का साथ देंगे। मगर वक्त आने पर सभी ने अपनी पीठ दिखा दी। पंकज एक एक करके उन सभी लोगों को गुस्से से देखता रहा। तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। जिन जिन लोगों ने पहले रोहित को धोखा देने की कोशिश की थी, अब वह एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर रोहित को खुश करना चाहते थे। मगर रोहित ने सभी के चेहरे अच्छी तरह से अपने दिमाग में छाप लिए थे। रोहित जानता था कि कंपनी में कौन उसका अपना था और कौन उसके साथ सिर्फ इसलिए खड़ा था क्योंकि उसके पास पावर और पोजीशन थी।
पावर और पोजीशन के लिए बाप बेटे के बीच जंग इतिहास में कोई नई बात नहीं थी, मगर जिन लोगों ने यह सारे किस्से कहानियाँ सिर्फ किताबों में पढ़े थे, उन लोगों ने आज अपनी आंखों से इसे सच होता हुआ देखा था। अचानक ही रोहित ने अपनी जगह से खड़े होकर अपना एक हाथ हवा में लहराना शुरू किया। रोहित का इशारा देखकर लोगों ने अपनी तालियों को रोक लिया। माहौल शांत होते ही रोहित ने सभी लोगों से कहा, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी वक्त बर्बाद किया है। अगर हमारे कीमती वक्त को हम कंपनी के बेहतरी के लिए लगाएं तो अच्छा होगा। अभी से इसी वक्त से मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने अपने काम पर लग जाएं। फिर से कंपनी की चेयरमैनशिप संभालने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमने जो आज तक हमारे शेयर होल्डर्स के साथ जो रिश्ता बना कर रखा है, हमने जो आज तक हमारे इन्वेस्टर और हमारे क्लाइंट का भरोसा जीत कर रखा है, उसे कायम रहने दें। हम मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बल्कि उन लोगों के नौकर हैं जिन्होंने हम पर विश्वास रखकर, हमारी कंपनी पर विश्वास रखकर बड़ी ही मेहनत से कमाई हुई अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी हमारे साथ इन्वेस्ट की है। ऑल द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रोहित की स्पीच पूरी होते ही फिर से तालियों की गड़गड़ाहट कॉन्फ्रेंस रूम में सुनाई देने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रोहित चलकर मेन डोर की ओर जाने लगा। हंसराज ने अपना होश संभालते हुए रोहित का पीछा किया और रोहित को बाहर निकलने से पहले ही उसे रोकते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? मुझे इस तरह हराकर तुमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तुम नहीं जानते कि आज जीत कर भी तुम हार गए। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रगति की ओर नहीं बल्कि बर्बादी की ओर दौड़ रही है। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से कंपनी पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुमने अपनी माँ के साथ रहना पसंद किया है, मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ एक दिन इस कंपनी की बर्बादी का कारण बन जाएगी। मुझे तो आसानी से हरा दिया तुमने, मगर तुम नहीं जानते अक्षय वर्मा कितना खतरनाक इंसान है। उसे कमज़ोर मत समझना, वह किसी भी हालत में तुम्हें बर्बाद करके रहेगा। अपने आप को और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को बर्बादी से बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है कि तुम अपनी माँ आयशा को अक्षय वर्मा के हवाले कर दो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। हंसराज जोर जोर से जब यह बातें अपने बेटे से कह रहे थे, तब अचानक ही रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, चुप हो जाइए। इस तरह की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? किस तरह के पति हैं आप? रोहित की बात काटते हुए इस बार हंसराज ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि किस तरह के बेटे हो तुम। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए भी कि तुम मेरे बेटे हो। हंसराज की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हंसराज की आवाज़ बाहर निकलती हुई पूरे हॉल में सुनाई देने लगी थी। हंसराज की आवाज़ की गूंज खत्म होने के बाद रोहित ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में हंसराज से कहा, सचमुच मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। रोहित के इस वाक्य ने हंसराज के सर पर जैसे एक पहाड़ तोड़ दिया था। हंसराज रोहित को एक तमाचा जड़ देना चाहते थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी, मगर वो जानते थे कि उनके सामने खड़ा रोहित इस वक्त उनका 5 साल का बेटा नहीं था, बल्कि देश का और दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। अपनी बात पूरी करते ही रोहित कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर निकल गया। रोहित सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस चला गया। मारवा हाउस में अनीका और आयशा के कमरे का एयर कंडीशन फिर से बंद कर दिया गया था। तेज़ गर्मी की वजह से अलेक्जेंडर की सांसें फिर से फूलने लगी थी। आयशा और अनीका दोनों बारी बारी अलेक्जेंडर को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। अलेक्जेंडर के माथे से काफ़ी पसीना बह रहा था। अलेक्जेंडर का चेहरा लाल पड़ चुका था। आयशा और अनीका यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भूमिका के सबक सिखाने के बावजूद रामलाल फिर से ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। बंगले के बाहर बरामदे में भूमिका ऊंची आवाज़ में रामलाल से बातें कर रही थी। भूमिका के चेहरे पर काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था। भूमिका ने रामलाल से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से वही हरकत दोहराने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वह सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। अब तुम्हारी खैर नहीं है। इससे पहले कि भूमिका रामलाल के खिलाफ कोई एक्शन लेती, रामलाल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मैडम, अब अगर आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो समझ लीजिएगा कि आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि अब ना ही आप इस घर की मालिक रही हैं और ना ही मैं आपका नौकर। वक्त बदल गया है। कल तक जो राजा थे आज उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला जाएगा। रामलाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भूमिका चौंक गई। भूमिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रामलाल से कहा, तुम ठीक तो हो? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कौन किसको धक्के मारकर बाहर निकालने वाला है? भूमिका की इस बात का फिर से मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए रामलाल ने कहा, मैडम, शायद आप नहीं जानती कि आज मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में यह फैसला हो जाएगा कि मारवा कंपनी और मारवा हाउस का नया मालिक कौन होगा। और जो नया मालिक होने वाला है मैं उनका खास नौकर हूँ।
तो आप तो मुझे ज़रा इज्जत से पेश आइए। वैसे मेरी मालकिन बहुत दयालु हैं, अगर आप उनके साथ ठीक से पेश आती हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बदतमीज़ी की या कोई ऐसी हरकत की जिससे उन्हें या मुझे गुस्सा आ जाए तो आपकी भी वही हाल होगा जो आज अनीका मैडम और आयशा मैडम का हाल होने वाला है। भूमिका रामलाल का कॉन्फिडेंस और उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान हो रही थी। भूमिका ने रामलाल से पूछा, क्या हाल होने वाला है? यह क्या बोल रहे हो तुम? कहीं भी आज नौकरी पर नशा तो नहीं करके आए? भूमिका की बात सुनकर रामलाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रामलाल ने भूमिका से कहा, अरे मैडम, जो पावर का नशा इस घर के कुछ लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा था वह नशा आज पूरी तरह से उतर जाएगा। जब आप लोगों को यह पता चलेगा कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक बदल दिया गया है। नए मालिक कुछ ही देर में आते ही होंगे, ज़रा इंतज़ार कीजिए। घर से निकलने की जल्दी किस बात की है? जैसे ही रामलाल ने यह बात कही, रोहित की गाड़ी आकर ठीक बंगले के बाहर खड़ी हुई। तभी रामलाल ने भूमिका की ओर देखकर कहा, लीजिए आ गई बुरी खबर। रोहित को गाड़ी से उतरता हुआ देखकर रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामलाल ने भूमिका की ओर देखकर कहा, देखिए मैडम, आ गए आपके चहीते भाई। ज़रा पूछिए इन्हें आज कंपनी में क्या हुआ है। आज वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, मगर साहब घर वापस लौट आए हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि अब सामान पैक करने का समय आ गया है। कंपनी में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी साहब आकर आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रामलाल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर भूमिका खुद भी काफ़ी परेशान हो गई थी। कार से उतर रहे रोहित के चेहरे पर काफ़ी थकावट नजर आ रही थी। रोहित के चेहरे पर थकावट इसलिए थी क्योंकि पिछले 3 दिनों से वह घर से दूर रहा था। घर के ऐशो आराम से दूर रहने की रोहित को आदत नहीं थी, इसलिए रोहित के चेहरे पर काफ़ी थकान दिख रही थी। भूमिका रोहित को इस हालत में देखकर काफ़ी हैरान हो गई। भूमिका को रामलाल की कही बात पर विश्वास होने लगा था। रोहित अपना सर झुकाए कार से उतरकर अंदर की ओर चल रहा था। मन ही मन रोहित ने यह तय कर लिया था कि वह घर जाकर अब उन लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने कई साल रोहित के साथ रहने के बावजूद वक्त आने पर रोहित से गद्दारी की थी। रोहित अब तक यह जान चुका था कि ऑफिस में कौन कौन उसकी पीठ पीछे उसकी पोजीशन हथियाने की प्लानिंग कर रहा था, मगर अब घर के धोखेबाजों को ढूंढने की बारी थी। जैसे ही रोहित चलकर मारवा हाउस के अंदर जाने लगा, भूमिका ने रोहित का रास्ता रोककर पूछा, क्या हुआ वहाँ मीटिंग में? तुम इस तरह मुँह लटकाए क्यों आए हो? रोहित के चेहरे पर थकान थी, मगर रामलाल ने इसका कुछ और ही मतलब समझ लिया। रामलाल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसे यकीन हो गया था कि मीटिंग में कंपनी की चेयरमैनशिप से रोहित को हटा दिया गया था और कंपनी का नया चेयरमैन हंसराज मारवा को बना दिया गया था। इसका साफ साफ मतलब यह था कि घर की होने वाली नई मालकिन देविका का खास आदमी होने के नाते अब रामलाल की इज्जत और पोजीशन मारवा हाउस में काफ़ी बढ़ गई थी। रातों रात रामलाल घर के एक मामूली नौकर से घर का चीफ सर्वेंट बना दिया गया था, और वह भी एक ऐसा सर्वेंट जो घर की मालकिन का खास आदमी था। रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रामलाल ने भूमिका की ओर देखकर कहा, देखा मैडम, मैंने कहा था ना आपसे, वह आपकी भाषा में बोलते हैं ना, ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं है, और हमारी भाषा में कहते हैं कि वक्त पलटते देर नहीं लगती। कल तक आप मुझे अपने पैरों की जूती समझती थी, मगर देखिए अब वक्त पलट गया है। रामलाल की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए भूमिका ने फिर से रोहित से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं, क्या हुआ ऑफिस में? रोहित ने भूमिका की ओर देखकर कहा, अरे कुछ खास नहीं, यूं ही एक छोटी सी मीटिंग रखी थी कंपनी के कामकाज के तरीके को लेकर, कुछ खास नहीं था। यह कहते हुए रोहित ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी रामलाल ने भूमिका के पास आकर कहा, अरे मैडम, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी समझ नहीं सकती? साहब अपने मुंह से किस तरह कहेंगे कि उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है? ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, घर पर साहब के अलावा और तो कोई आया नहीं। फिर मीटिंग कैसे ख़त्म हो गई? हो सकता है अब मीटिंग में इनकी कोई ज़रूरत ना हो, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया हो। तभी रोहित का ड्राइवर जो पीछे खड़ा यह सब कुछ सुन रहा था, उसने रामलाल के पास आकर कहा, अरे यह क्या बकवास कर रहे हो रामलाल, ज़रा अपनी औकात में रहकर बात किया करो। इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, मैं तुम्हें बता दूं कि कंपनी का चेयरमैन रोहित साहब ही बने रहने वाले हैं। कुछ काम था इसलिए चिराग साहब कंपनी में रहकर आगे का कामकाज देख रहे हैं। ड्राइवर की बात सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। भूमिका बड़े ही ध्यान से ड्राइवर की बातें सुन रही थी। भूमिका ने ड्राइवर से कहा, इसका मतलब कि वह इलेक्शन रोहित जीत गया? ड्राइवर ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैडम, रोहित साहब इलेक्शन जीत गए। अब इस घर के और कंपनी के चेयरमैन रोहित साहब ही रहेंगे। ड्राइवर की बात सुनते ही भूमिका ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि रामलाल भूमिका से कुछ कह पाता, भूमिका ने एक जोर का थप्पड़ रामलाल के चेहरे पर जड़ दिया। रामलाल जान चुका था कि अब माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं था। वह चाह कर भी अब अपनी नौकरी नहीं बचा सकता था।
इससे पहले कि भूमिका अपने गुस्से से अपना काबू खो बैठे, रामलाल ने घर से निकल जाने में ही अपनी बेहतरी समझी। रामलाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर देविका की कही बात झूठी कैसे साबित हुई थी। इतनी बड़ी प्लानिंग फेल कैसे हुई थी। वैसे रामलाल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर आज उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कभी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करके वक्त से पहले अपना कद बढ़ाना नहीं चाहिए। आज रामलाल की वह हालत थी कि वह अपना सर उठाकर फिर कभी मारवा हाउस में नहीं चल पाता। घर के बाकी नौकरों के सामने रामलाल की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। भूमिका ने रामलाल के चेहरे पर इतना जोर से तमाचा जड़ा था कि रामलाल के गाल किसी टमाटर की तरह लाल हो गए थे। जब ऊपर रोहित अपने बेडरूम में पहुंचा तो रोहित ने देखा कि उनका अनिका अलेक्जेंडर को लेकर रोहित के बिस्तर पर सोई थी। अलेक्जेंडर काफ़ी गहरी नींद में नजर आ रहा था। अनिका की आंखें भी भारी हो रही थी। अनिका का एक हाथ अलेक्जेंडर की छाती पर था। वह धीरे धीरे छाती पर थपकी देते हुए अलेक्जेंडर के बगल में लेटी हुई थी। रोहित जानता था कि अनिका भी काफ़ी थक चुकी थी। धीरे से रोहित अनिका के बगल में आकर लेट गया। अनिका ने जब धीरे से अपनी आंखें खोल कर देखा तो रोहित उसके बगल में लेटा हुआ था। अनिका ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, मगर रोहित ने ऐसा करने से उसे रोक लिया। रोहित ने धीरे से अनिका को बिस्तर पर लेटाकर बहुत ही प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। जिस तरह अनिका नन्हे से अलेक्जेंडर को थपथपा देकर सुला रही थी, ठीक उसी तरह रोहित भी अनिका के माथे पर थपकियां देकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में अनिका गहरी नींद में सो गई। रोहित और अनिका का रिश्ता धीरे धीरे काफ़ी गहरा होता जा रहा था। दोनों के बीच अब किसी तरह की झिझक नहीं रही थी। वह दोनों बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। रोहित मन ही मन अब यह बात भी सोचने लगा था कि अब कंपनी के साथ साथ रोहित की अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थी। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अनिका एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। 3 दिन बच्चों को संभालना अनिका अकेली से नहीं हो पाने वाला था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि तीनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उसे अनिका के साथ मिलकर निभानी थी। कंपनी में खड़ी हुई परिस्थितियों के कारण अब रोहित इस उलझन में फंस गया था कि अगर वह कंपनी से कुछ वक्त के लिए भी अपना ध्यान हटाता तो हो सकता था कि कंपनी में मौजूद रोहित के दुश्मन फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करे। मगर रोहित यह भी जानता था कि अब पहले की तरह वो 24 घंटे सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं सोच सकता था। अनिका और बच्चों के प्रति भी रोहित की कई जिम्मेदारियां थी। अनिका जैसे ही गहरी नींद में सो गई, रोहित धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी पर्सनल ऑफिस में जाकर बैठ गया। रोहित लैपटॉप ऑन करके उसमें कुछ काम शुरू ही करने वाला था कि अचानक रोहित का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। रोहित ने देखा कि अक्षय वर्मा रोहित को कॉल कर रहा था। जैसे ही रोहित ने कॉल कनेक्ट किया, अक्षय की हंसने की आवाज़ दूसरी ओर से आने लगी। अक्षय ने रोहित से कहा, मुबारक हो, मैंने समझा था अभी तुम छोटे ही कच्चे खिलाड़ी हो, मगर तुम तो काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी निकले। चलो भाई, मान गया कि अपने बाप को रेस में हराने में तुम कामयाब हो गए। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारा बाप था ही इसी लायक। अपने ही बेटे के हाथों जलील होना शायद उसकी किस्मत में लिखा था। चलो उसे अपनी हार मुबारक हो, तुम्हें अपनी जीत। मगर मैं बस तुम्हें इतना कह देना चाहता हूँ कि यह खुशियाँ ज़्यादा देर तक तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है। अगले ही कदम पर एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिस पर तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा झटका महसूस होने वाला है जिसे शायद बर्दाश्त करना तुम्हारे बस में नहीं है। मगर मेरी सलाह मानो तो ऐसी बातों को ज़्यादा अपने दिल पर मत लेना। क्या है कि कुछ लड़कियों की फितरत होती है कि वह धोखा देंगी। बदकिस्मती से हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आज से 25 साल पहले मुझे भी एक ऐसी ही लड़की ने धोखा दिया था, और आज 25 साल बाद उसी औरत के बेटे को उस जैसी ही एक लड़की ने धोखा दिया है। यह कहते हुए अक्षय ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही अक्षय ने रोहित को मैसेज पर कुछ न्यूज़ लिंक भेजी। रोहित ने जब वह न्यूज़ लिंक खोली, वह खबर पढ़कर हैरान हो गया। वह न्यूज़ लिंक एक मैगजीन की न्यूज़ लिंक थी जिसमें शहर के और देश के नामी गिरामी चेहरों के बारे में अक्सर गॉसिप छपा करती थी। उस न्यूज़ लिंक में अनिका की एक तस्वीर के साथ नीचे हेडलाइन में लिखा गया था, देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर के साथ सगाई करने के बाद मिस अनिका चोरी चुपके किसके साथ अफेयर कर रही है। उस खबर में लिखा था कि अनिका रोहित के साथ सगाई करने के बावजूद किसी और के साथ प्रेम संबंध में थी। उस खबर में यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर रोहित के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद अनिका को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि उसे बाहर अफेयर करना पड़ा। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि अनिका का वह नया बॉयफ्रेंड कौन था। क्या वह बॉलीवुड से जुड़ा कोई हैंडसम हीरो था, या किसी टेलीविज़न सीरियल का उभरता हुआ स्टार था? क्या वह कोई क्रिकेटर था, या स्पोर्ट्स जगत का कोई नामी गिरामी चेहरा? कई तरह के नामों को अनिका के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। रोहित यह खबर पढ़कर हैरान रह गया। रोहित ने अपने लैपटॉप पर जब अनिका का नाम टाइप किया
तो एक के बाद एक अलग अलग न्यूज़ लिंक रोहित की आंखों के सामने आने लगे। अनिका का नाम कई सेलिब्रिटीज़ के साथ जोड़ा जा रहा था। एक सुनसान बंगले के अंदर जा रही अनिका की तस्वीर के नीचे लिखा गया था कि मिस्टर रोहित मारवा के बर्बाद होने की खबर मिलते ही सबसे पहले उनका साथ छोड़कर भागने वाली उसकी अपनी होने वाली पत्नी निकली। एक न्यूज़ आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि जहां जहाज डूबता है वहां सबसे पहले चूहे भागते हैं। वहां एक शेर ऐसा भी है जिसका जहाज डूबने पर सबसे पहले उसकी शेरनी ने उसका साथ छोड़ दिया। अनिका के करैक्टर को लेकर कई नीची बातें लिखी गई थी। सभी लोगों ने यह कहा था कि रोहित की दौलत जाने की खबर सुनकर अनिका ने मौका देखकर अपना साथी बदल दिया था। रोहित ने यह सारी खबर पढ़ते ही चिराग को फ़ोन लगाया। चिराग ने कॉल रिसीव करते ही रोहित से कहा, सर मुझे भी यह सब अभी अभी पता चला है। मैंने अपने IT डिपार्टमेंट से कहकर इंटरनेट से ऐसी सारी वाहियात खबरों को हटाने की रिक्वेस्ट कर दी है और उनकी टीम जल्द से जल्द इन खबरों को हटा देंगे। हम कई सारी PR एजेंसी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और उनकी मदद से इस खबर को हर जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए सर, बस मुझे कुछ घंटों का वक्त दीजिए। यह सारी खबरें मैं किसी भी तरह इंटरनेट से सोशल मीडिया से हटा कर रहूँगा। चिराग की बात सुनने के बाद भी रोहित का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ लग रहा था। रोहित ने धीमी आवाज़ में चिराग से कहा, जो नुकसान होना था वह तो हो चुका है। हाँ, मगर तुम अपनी कोशिशें जारी रखना। जब रोहित दोबारा से अपने लैपटॉप पर एक न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके अनिका और रोहित से जुड़ी खबर पढ़ने लगा, तब अचानक रोहित की पर्सनल ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर भूमिका अंदर आई। रोहित को देखकर भूमिका ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। भूमिका की बात सुनकर रोहित चौंक गया। भूमिका की आंखें गुस्से से लाल थी और उसके हाथ में उसका मोबाइल था। रोहित समझ चुका था कि भूमिका ने भी ज़रूर वही सारी खबरें पढ़ी थी जो अभी अभी रोहित ने पढ़ी थी। भूमिका तेजी से रोहित के पास आई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से अनिका तुमसे दूर हुई है। क्या तुम जानते हो कि मैंने कभी किसी लड़की को खुद से बेहतर नहीं समझा है, मगर सिर्फ एक अनिका थी जिसे मैं अपने आप से भी ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड मानती थी। तुम्हारी वजह से वह मेरी दोस्त बनी और अब तुम्हारी वजह से वह मुझसे दूर हो जाएगी। देखो रोहित, मैं जानती हूँ कि इंसान का प्रोफेशन उसे अपनी पहचान देता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पहचान बनाने के लिए अपना अस्तित्व ही मिटा दो। शायद तुम अपने काम में इतने बिजी हो गए कि तुमने एक लड़की के मन को समझा ही नहीं। तुम नहीं जानते कि एक लड़की अपने पार्टनर से क्या चाहती है। सिर्फ उसे माँ बना देना और उस पर 3 बच्चों की जिम्मेदारियाँ डाल देने से तुम उसके पार्टनर नहीं साबित हो जाते। अरे प्यार, रोमांस नाम की भी कोई चीज़ होती है। ज़रा मुझे बताओ, तुम अनिका को लेकर कब हॉलीडे पर गए थे? कब तुम दोनों ने कोई प्राइवेट वक्त साथ में गुजारा है? जब से बेचारी आई है, बच्चों की जिम्मेदारी और बाकी काम के बोझ के नीचे दबी हुई है। एक औरत का दिल बहुत ही नाजुक होता है। तुमने अपना ध्यान पूरी तरह से अनिका से हटा दिया था, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि वह जीना छोड़ देती। अब देखो, आ गया कोई उसकी ज़िंदगी में। मगर देखो आज तुम्हारी वजह से क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती है अनिका की। मैं भी एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ अनिका के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वह अपने एक सच्चे साथी की तलाश में तुमसे दूर गई, मगर तुम्हारी वजह से वह मुझसे और हमारे परिवार से भी दूर हो जाएगी। ज़रा सोचो, अगर उसके नए बॉयफ्रेंड ने 3 बच्चों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा ली तो तुम 3 बच्चों से भी हाथ धो बैठोगे। रोहित भूमिका की हर बात का जवाब देना चाहता था, मगर वह खुद इस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि वह उसे क्या जवाब दे। रोहित को कन्फ्यूज देखकर भूमिका का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। भूमिका ने रोहित से कहा, किस तरह की बुद्धू भाई हो तुम। तुम्हें तो भाई कहने में भी मुझे शर्म आती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की हो सकती है जो मेरे भाई को छोड़कर किसी और से प्यार कर सकती है। मगर आज जब अनिका ऐसा कदम उठा चुकी है, तब मुझे ना चाह कर भी अनिका को सपोर्ट करना होगा। अब देखो, तुम दोनों के बीच चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए, अगर मैं अनिका को सपोर्ट करूं तो तुम हर्ट मत हो जाना। एक लड़की हूं, एक लड़की के दिल को समझ सकती हूं, इसलिए उसका साथ दूंगी। रोहित को बिना बात के डांट फटकार लगाकर भूमिका रोहित के ऑफिस से चली गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूमिका ने उसे इतनी फटकार क्यों लगाई थी। ऐसी क्या गलती थी रोहित की जो भूमिका ने उसे इतनी खरी खोटी सुनाकर चली गई थी। भूमिका के जाते ही फिर से अक्षय वर्मा का एक मैसेज रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। अक्षय ने इस बार लिखा था, यह तो अभी पहला झटका है, शायद इस झटके को तुम बर्दाश्त कर भी पाओ, मगर अब तैयार हो जाओ, जो दूसरा झटका तुम्हें लगेगा हो सकता है वह झटका तुम बर्दाश्त भी ना कर पाओ। रोहित ने अक्षय की इन बातों का जवाब देते हुए लिखा, आपको मेरे लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक अनिका का सवाल है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अनिका पर भरोसा करने के लिए मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है।
मुझे उस पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है। रोहित का मैसेज मिलने के कुछ देर बाद अक्षय ने रोहित को मैसेज करते हुए लिखा, पहले तो मुझे लगा था कि तुम एक बदतमीज़ सर चढ़े लड़के हो, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम बेवकूफ़ भी हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा दुश्मन बनना ज़रूरी नहीं है। तुम खुद ही अपने आप के दुश्मन हो। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने वाला है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। यह बात हमेशा याद रखना। अक्षय का मैसेज पढ़ने के बाद रोहित कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने लगा। रोहित ने चिराग को कॉल लगाकर कहा, हमारे आदमी को कह देना कि वह अलर्ट हो जाए। चिराग ने रोहित की ये बात सुनते ही रोहित से पूछा, जी बॉस, मैं कह दूंगा, मगर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? रोहित ने चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है अक्षय यहीं दिल्ली में है। इस वक्त वो ज़रूर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाएगा। हमें अलर्ट रहना होगा। रोहित की बात सुनकर चिराग हैरान रह गया। चिराग ने रोहित से कहा, ठीक है बॉस, मैं अपने आदमियों से कह देता हूँ कि वह अलर्ट रहे। चिराग का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित कुछ देर तक यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर किस तरह से अक्षय रोहित और आयशा से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होगा। वहाँ दिल्ली की एक 5 स्टार होटल में बैठा अक्षय अपनी फ़ोन स्क्रीन की ओर बड़े ही गुस्से से देख रहा था। अक्षय के ठीक पीछे उसका खास आदमी अंकुर नायक बैठा था। अक्षय ने अपनी फ़ोन स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, यह लड़का समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जो हालत मेरी हुई थी, यह अनिका इस लड़के की उससे भी बदतर हालत करेगी, देख लेना। प्यार में अंधा है यह पागल रोहित एक दिन अपना चेहरा आईने में देखने के लायक नहीं रहेगा। प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलने वाला है इसे कि ये ज़िंदगी भर अपने जीने का वजूद ढूंढता रहेगा। अंकुर अच्छी तरह से जानता था कि 25 साल पहले उसके बॉस अक्षय को किस तरह प्यार में धोखा मिला था, और वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि अक्षय आज तक उस आघात से बाहर नहीं निकल पाए थे। मगर कहीं ना कहीं अंकुर को लग रहा था कि इतनी पुरानी बात को इतनी सीरियसली लेकर अक्षय कहीं ना कहीं अपना और अपने साथियों का वक्त बर्बाद कर रहे थे। अंकुर ने कई बार अक्षय को समझाने की कोशिश की थी, मगर बदले की आग में झुलस रहे अक्षय को किसी की बात नहीं सुननी थी। अक्षय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत घमंड है उस आयशा को अपने बेटे पर, मगर मैं भी देखता हूँ कि इस आयशा की खूबसूरत चेहरे पर किस तरह का रंग होगा जब वह अपने ही बेटे को प्यार में धोखा खाते हुए देखेगी। जिस बेटे के लिए उसने इतने साल तपस्या की है, जब उसी बेटे को प्यार में मिले धोखे की आग में झुलसते हुए देखेगी, तब उसे एहसास होगा कि उस औरत ने 25 साल पहले मेरे साथ जो धोखा किया था उसकी सज़ा उसके बेटे को मिल रही है। मेरा बदला पूरा होने वाला है। अपने लोगों से कह दो कि तैयार हो जाएं, बहुत जल्द एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। अंकुर हैरानी से अपने बॉस का चेहरा देखता रहा। वो समझ चुका था कि इस वक्त अक्षय को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अक्षय के दिए हुए ऑर्डर्स के मुताबिक अंकुर ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे दी थी। मारवा हाउस में रोहित के बेडरूम में जब अनिका की आंखें खुली, तब उसे एहसास हुआ कि एक दिन बीत चुका था। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके थे। जब धीरे से अनिका ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो अचानक ही अनिका चौंक गई। अनिका के ठीक सामने भूमिका, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर खड़े थे। वह चारों बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देख रहे थे। अनिका के जागते ही तीनों बच्चों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर बालकनी में जाकर खेलने लगे। अनिका जानती थी कि उसके आने वाले कुछ दिन काफ़ी हैटिक होने वाले थे। अनिका V16 पावर ड्रग तक किसी भी हालत में जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। अनिका जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था। अपने सामने खड़ी भूमिका को गुड मॉर्निंग कहने के बाद अनिका सीधा बाथरूम के अंदर चली गई। अनिका का पीछा करते हुए भूमिका भी बाथरूम के अंदर चली गई। भूमिका को इस तरह अपने बाथरूम के अंदर आते हुए देखकर अनिका हैरान रह गई। भूमिका ने अनिका से कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अनिका ने मुस्कुराते हुए भूमिका की ओर देखकर कहा, पर्सनल बातें करने के लिए तुमने जगह अच्छी चुनी है। भूमिका ने अनिका के ताने को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अनिका से कहा, देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे काफ़ी अच्छी लगती हो, मगर रोहित मेरा भाई है। मेरे मॉम डैड के लिए और मेरे लिए रोहित बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा है। वह ना सिर्फ बहुत हैंडसम है बल्कि काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। सच कहूँ तो मेरे भाई का मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई जैसे लड़के को छोड़कर तुम किसी और के साथ कैसे रिश्ता बना सकती हो? भूमिका की बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका ने अपने मुंह में ब्रश डालकर अपने दांतों को ब्रश करना शुरू किया। अनिका का एटीट्यूड देखकर भूमिका और ज़्यादा इरिटेट होने लगी। भूमिका ने कहा, देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। तुम्हारे पीछे बहुत लड़के पड़े होंगे, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरे भाई के साथ ऐसा करो। आई एम श्योर कि तुम्हारे पीछे जितने भी लड़के पड़े होंगे उनमें सबसे बेस्ट मेरा भाई है। चलो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि तुम मेरे भाई के 3 बच्चों की माँ हो।
माँ बनने का यह मतलब नहीं कि लड़कियां अपने सीने में अपनी ख्वाहिशों को हमेशा हमेशा के लिए दबा दें। मैं भी खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मगर ज़रा सोचो, तुम्हें रोहित से बेटर लड़का कहीं मिलने वाला नहीं है। भूमिका के मुंह से अपने भाई के लिए इतनी तारीफें अनिका ने पहली बार सुनी थी। भूमिका की बातें सुनते ही अनिका लगातार अपने मुंह में ब्रश करती रही। भूमिका ने अनिका को वार्निंग देते हुए कहा, देखो, अगर तुमने अभी के अभी अपने इस निकट्टू बॉयफ्रेंड को छोड़ा नहीं तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। अनिका ने अपने मुंह से ब्रश निकालते हुए भूमिका से पूछा, अच्छा, क्या करना चाहती हो तुम? अनिका का एटीट्यूड देखकर भूमिका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। भूमिका ने अनिका से कहा, देखो, समझने की कोशिश करो। वह लड़का जो कोई भी है, चाहे वह जितना भी हैंडसम है, मगर अब तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। तुम रोहित के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो। अब तक तुम कदम पीछे नहीं हटा सकती, और अगर तुमने ऐसा किया हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर तक भूमिका वहीं खड़ी गुस्से अनिका को देखती रही। अनिका ने माउथ वॉश करने के बाद भूमिका की ओर देखकर कहा, क्या अब तुम मेरे बाथरूम से बाहर जाओगी? मुझे रेडी होकर कहीं बाहर जाना है। अनिका की बात सुनते ही भूमिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहा, देखो, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर दो, और अगर तुम्हारे उस हैंडसम बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप के बाद रोने के लिए किसी के कंधे की ज़रूरत है तो मैं वह कंधा बन सकती हूँ। तुम्हारे उस निकट्टू हैंडसम बॉयफ्रेंड पर मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। अगर उसे तुमसे ब्रेकअप करने के बाद किसी खूबसूरत लड़की के साथ की ज़रूरत है तो मैं उसका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अनिका ने पलट कर इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह तुम किसके लिए करना चाहती हो। क्या शहर में लड़कों की कमी है जो तुम मेरे उस फ्रेंड के पीछे पड़ गई हो? इससे पहले कि भूमिका पलट कर इस बात का कोई जवाब दे पाती, अनिका ने भूमिका को धकेल कर अपने बाथरूम से बाहर कर दिया। भूमिका पाँव पटक कर वहाँ से तेज़ी से चली गई। तैयार होने के बाद अनिका ने जब अपना फ़ोन चेक किया तब अनिका ने देखा कि निखिल कोटी भास्कर ने अनिका को मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, हेलो डॉक्टर अमृता, मैं दिल्ली आया हूँ। रहने के लिए मुझे जगह चाहिए। क्या आप मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कर सकती हैं? निखिल का मैसेज पढ़ने के बाद अनिका अपनी कार में बैठकर मारवा हाउस से बाहर चली गई। अनिका यह नहीं जानती थी कि अनिका की कार को एक दूसरी कार फॉलो कर रही थी, जिस कार में भूमिका सवार थी। निखिल कोटी भास्कर का मैसेज पढ़ने के बाद अनिका ने उसे अपने विला का एड्रेस मैसेज कर दिया। निखिल को लोकेशन भेजने के बाद अनिका भी अपने विला की ओर तेज़ी से कार चलाकर जाने लगी। यह वही विला था जहां अनिका ने कुछ दिनों तक रोहित को छुपा कर रखा था। अनिका जब तेज़ी से अपनी कार लेकर अपने विला की ओर जा रही थी तब वह यह नहीं जानती थी कि भूमिका भी अनिका का तेज़ी से पीछा कर रही थी। भूमिका लगातार अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए अनिका के पीछे पीछे चलती रही। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों गाड़ियां एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी। भूमिका जानती थी कि इस वक्त अनिका का पीछा करना सही होगा या नहीं, क्योंकि अनिका काफ़ी चालाक थी। अगर यह इस तरह से अकेली गाड़ी अनिका की कार का पीछा करती रही तो ज़रूर अनिका अंदाज़ा लगा लेगी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। इसलिए मेन रोड से हटकर भूमिका जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ने लगी। भूमिका ने मेन रोड पर अपनी नज़र बनाए रखी थी, मगर जंगलों के उबड़ खाबड़ रास्तों पर भूमिका के लिए स्पीड मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। देखते ही देखते भूमिका रास्ता भटक गई और अनिका की कार का पीछा कर रही भूमिका ने अनिका को खो दिया। अनिका सीधे अपने आउट हाउस पर पहुंची। बंगले के बाहर जब अनिका ने अपनी कार पार्क की तो अनिका ने देखा कि निखिल अपने कंधे पर एक हैवरशाक लटकाए वहीं मेन डोर पर खड़ा था। अनिका को देखते ही निखिल ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अनिका से कहा, हे डॉक्टर अमृता, कैसी हैं आप? मैंने सोचा दिल्ली आया हूँ तो आपसे मिलता चलूँ। आप हमेशा कहती थी कि जब भी दिल्ली आओ तो आपसे ज़रूर मिलने आना। मैंने सोचा ये सही मौका होगा, और फिर मुझे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए एक मकान भी चाहिए था। निखिल से हाथ मिलाते ही अनिका ने अपनी जेब से चाबी निकालकर निखिल के हाथों में थमा दी। अनिका ने निखिल से कहा, यह घर की चाबी है। वैसे ये घर में कोई ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। हाँ, सोने के लिए कुछ गद्दे और तकिए रख दिए हैं, कुछ ब्लैंकेट भी हैं, खाने पीने का सामान भी रखा है अंदर। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ऑर्डर कर देना। यहीं पास में एक स्टॉप है, तुम्हें चलकर कुछ कच्ची सड़क से मेन रोड की ओर जाना होगा। हर आधे घंटे में वहाँ एक बस आती है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ तुम्हें सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर दिल्ली शहर जाना चाहो तो उसी बस स्टॉप के सामने एक बस स्टॉप भी है और एक रिक्शा स्टैंड भी है। तुम आसानी से शहर जा पाओगे। अनिका ने जल्दी जल्दी निखिल को सारी डिटेल्स बता दी थी। अनिका को इस तरह बात करते हुए देखकर निखिल ने अनिका से पूछा,
डॉक्टर अमृता, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी रहती हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। आप तो जानती हैं कि मैंने आउट ऑफ द वे जाकर कितनी बार आपकी मदद की है। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो क्या आप मेरे साथ कुछ वक्त तक रुक नहीं सकती? निखिल के हाथों में चाबी थपाने के बाद अनिका फिर से अपनी कार की ओर जाने लगी। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे निखिल की सारी बातें उसने इग्नोर कर दी थी। जाने से पहले अनिका ने निखिल से कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, दोबारा मुलाकात होगी तुमसे। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अनिका यह कहने के बाद अपनी कार में बैठकर तेजी से वहाँ से निकल गई। अनिका की एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर किसी ने फिर से अनिका की तस्वीर खींच ली तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि निखिल के साथ यहाँ ज़्यादा वक्त तक रहना उसके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। जैसे ही अनिका की कार उस आउट हाउस से बाहर निकली, झाड़ियों के पीछे से एक चेहरा बाहर निकला। चेहरा तो काफ़ी खूबसूरत था, मगर आंखें गुस्से से लाल थी। अनिका को झाड़ियों के पीछे से जो चुप चुप के देख रहा था, वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि भूमिका का था। निखिल दिखने में एक लंबा पतला लड़का था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी एक बंद कमरे में ही गुजारी थी। चेहरे पर मोटे चश्मे थे, मगर निखिल की पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। गोरा रंग, लाल लाल गाल, चेहरे पर हल्की बड़ी हुई दाढ़ी। भले ही भूमिका के चेहरे पर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था, मगर निखिल की पर्सनैलिटी देखकर कहीं ना कहीं भूमिका काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। चाबी से घर का दरवाज़ा खोलकर निखिल बंगले के अंदर जाकर बंगले का मुआयना करने लगा। निखिल घर में ज़रूरत का हर सामान मौजूद था या नहीं, यह देखने की कोशिश कर रहा था। अपना लैपटॉप एक टेबल पर सजाने के बाद निखिल जब किचन की ओर जाने लगा, तब अचानक ही कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। निखिल को लगा कि शायद अनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए वह निखिल से माफ़ी मांगने वापस आई थी। निखिल तेज़ी से दरवाजे के पास गया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए निखिल ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही निखिल ने दरवाज़ा खोला, निखिल यह देखकर हैरान हो गया कि एक लंबी पतली और खूबसूरत लड़की अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर निखिल की ओर देख रही थी। लड़की के चेहरे पर काफ़ी पसीना था। वह लड़की भूमिका थी। भूमिका ने तेज़ सांसें लेते हुए निखिल से कहा, वह दरअसल इस जंगल में मेरी गाड़ी बिगड़ गई है। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। मैं शायद रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इससे पहले कि निखिल इस बात का कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखा और चक्कर खाकर सीधे निखिल की बाहों में गिर गई। निखिल ने भूमिका को संभालते हुए कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ देर तक निखिल और भूमिका दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कुछ देर निखिल की आंखों में देखने के बाद भूमिका ने अपनी पलकें झपकाते हुए निखिल से कहा, मुझे लगता है कि धूप की वजह से मुझे चक्कर आने लगे हैं। हो सकता है मैंने पिछले कई घंटों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए मेरे शरीर में शुगर लेवल भी कम हो गई है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाना है? अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो? भूमिका सारा वक्त निखिल की बाहों से लिपटी रही। निखिल स्वभाव से काफ़ी शर्मीला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भूमिका को किस तरह पकड़ कर रखे। वह भूमिका को छोड़ भी नहीं सकता था। ऐसा करने से भूमिका को चोट लग सकती थी। इसलिए शर्माते हुए निखिल ने किसी तरह भूमिका को कमर से कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे भूमिका को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए निखिल ने भूमिका से कहा, जी अभी मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। निखिल ने जैसे ही भूमिका की कमर से अपना हाथ निकाला, भूमिका ने निखिल को कसकर पकड़ लिया। निखिल भूमिका की ऐसी हरकत देखकर काफ़ी घबराने लगा। कुछ देर तक निखिल की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद भूमिका ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, आप काफ़ी शर्मीले लगते हैं। क्या पहले कभी आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से नहीं पकड़ा? यह सवाल सुनते ही निखिल ने अपने आप को भूमिका से दूर कर लिया। निखिल से अटकती हुई आवाज़ में भूमिका से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। माफ़ कीजिएगा, इस घर में बैठने के लिए कोई फर्नीचर नहीं है, मगर आपका जहाँ दिल करे आप बैठ सकती हैं। मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। दरअसल निखिल खुद भी नहीं जानता था कि घर में इस वक्त क्या मौजूद था, मगर निखिल इतना ज़रूर जानता था कि रास्ता भटकी हुई लड़की को वह बिना मदद किए घर से निकाल नहीं सकता था। निखिल जैसे ही किचन की ओर जाने लगा, भूमिका पूरे घर का अच्छी तरह से मुआयना करने लगी। घर को देखकर भूमिका इतना तो समझ गई थी कि इस घर को सिर्फ एक हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। घर पर ना तो कोई फर्नीचर था और ना ही कोई ऐशो आराम की चीज़ है। जैसे ही निखिल किचन के अंदर गया, भूमिका तेज़ी से किचन को पार करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर बने एक बेडरूम के पास चली गई। जब भूमिका ने बेडरूम के अंदर झांक कर देखा तो उसे बिखरा हुआ एक गद्दा और तकिया नजर आया। गद्दे के ठीक बगल में एक बिखरी हुई चद्दर पड़ी थी। यह सब कुछ देखकर भूमिका की आंखें बड़ी हो गई।
अपनी होने वाली भाभी को किसी और के साथ इस तरह इमेजिन करके भूमिका के गाल शर्म से लाल हो गए। भूमिका ने अपना सर झुका लिया। उसके मन में जो बातें चल रही थी वह उसे रोकना चाहती थी, मगर भूमिका का अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं था। तभी अचानक किचन से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही भूमिका दौड़कर अपनी पहले वाली पोजीशन पर जाकर खड़ी हो गई। निखिल एक छोटी सी प्लेट में ऑमलेट लेकर आया था। निखिल को बाहर आते हुए देखकर भूमिका ने अपने एक्सप्रेशंस चेंज करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और निखिल से कहा, वैसे आप काफ़ी हैंडसम हैं। हालांकि भूमिका ने निखिल पर जाल बिछाने के लिए यह कहा था, मगर मन ही मन भूमिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि वह निखिल की ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। भूमिका किसी भी तरह अपनी भाभी को अपने बॉयफ्रेंड से दूर करना चाहती थी। भूमिका चाहती थी कि रोहित और अनिका के बीच और कोई ना आए और उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। भूमिका मन ही मन सोचने लगी कि अनिका के इस नए बॉयफ्रेंड को अनिका की ज़िंदगी से कैसे हटाया जाए। हालांकि भूमिका यह भी जानती थी कि अनिका की चॉइस बुरी नहीं थी। निखिल स्वभाव से और पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति था। मन ही मन भूमिका ने एक फ़ैसला कर लिया था कि अपनी भाभी को अपने बॉयफ्रेंड से दूर करने के लिए भूमिका के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। किसी तरह अनिका के बॉयफ्रेंड को भूमिका अपने वश में कर ले। वहाँ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की हेड ऑफिस में अपनी कैबिन में बैठा रोहित अपने लैपटॉप की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। तभी अचानक चिराग और अब्दुल रोहित की कैबिन में आए। दोनों चेहरे से काफ़ी परेशान लग रहे थे। इससे पहले कि चिराग रोहित से कुछ कहता, रोहित ने हाथ के इशारे से चिराग को बोलने से रोक लिया। अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने के बाद रोहित ने चिराग की ओर देखा और कहा, क्या हुआ चिराग, बिना नॉक किए कैबिन में चले आए? मैं जानता हूँ कि तुम कंपनी के एक अहम शेयर होल्डर हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम यह भूल जाओगे कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। चिराग ने रोहित की बात काटते हुए कहा, बॉस इस वक्त मजाक का वक्त नहीं है। अक्षय वर्मा ने अपनी दुश्मनी उतारने के लिए काफ़ी हंगामा कर रखा है। रोहित ने अपने दोनों हाथ मेज पर रखते हुए चिराग से कहा, क्या हुआ, क्या किया है उसने? चिराग ने जवाब देते हुए कहा, बॉस उसने हमारे सालों पुराने क्लाइंट्स को धमकाना शुरू कर दिया है। वह बहुत खतरनाक आदमी है। हमारे क्लाइंट अक्षय वर्मा के नाम से काफ़ी डरते हैं। हालांकि हमारे पुराने वफादार क्लाइंट्स होने के नाते उन्होंने अब तक अक्षय से हाथ नहीं मिलाया है, मगर लोग जानते हैं कि अक्षय कितना खतरनाक और पावरफुल इंसान है। अक्षय के साथ दुश्मनी मोल लेना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। एक एक करके हमारे सारे बड़े क्लाइंट्स को अक्षय ने धमकाना शुरू कर दिया है। बॉस, अगर हमने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत जल्द हमारे क्लाइंट हमारे साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे। देखते ही देखते हमारी कंपनी कुछ ही महीनों के अंदर घाटे में चली जाएगी। चिराग की बात पूरी होते ही अब्दुल ने कहा, सर मुझे यह भी पता चला है कि हमारे एक बेहद पुराने क्लाइंट की कार पर हमला भी किया गया है। हालांकि उनकी जान तो बच गई है, मगर इस हादसे की वजह से लोगों में काफ़ी डर का माहौल पैदा हुआ है। मैंने हमारे आदमियों को खास अलर्ट किया है कि हमारे क्लाइंट्स को वह सेफ्टी देने की कोशिश करें, मगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी अगर उस अक्षय ने हमारे किसी भी क्लाइंट पर दोबारा से हमला किया तो। इसके बाद अब्दुल आगे बोलने से पहले रुक गया। अब्दुल ने अपनी नज़रें झुका ली। रोहित समझ चुका था कि अब्दुल ज़रूर कुछ कहना चाहता था, मगर उसने अपने आप को रोक लिया था। रोहित ने अब्दुल से पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? अब्दुल ने अटकती हुई आवाज़ में कहा, सर वह अनिका मैडम वाली बात अगर सच निकली तो। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि लोग अनिका के बारे में जो बातें कर रहे थे वह बिल्कुल गलत थी, मगर वो चाहकर भी अब्दुल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि असलियत क्या थी। अब्दुल ने घबराते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, बॉस वह अक्षय वर्मा का कहना है कि उसके पास सबूत है कि अनिका मैडम आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रही है। मैं जानता हूं कि अनिका मैडम ऐसा नहीं कर सकती, मगर क्या एक बार पूछताछ कर लेना सही नहीं रहेगा? रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अब्दुल उसका काफ़ी पुराना वफादार था। अगर उसे किसी भी बात का शक हुआ था तो उसने पहले ही उस शक को दूर करने के लिए कदम उठाए होंगे। यह बात भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। रोहित ने मुस्कुराते हुए अब्दुल की ओर देखकर पूछा, तो बताओ क्या पता चला है तुम्हें? अब्दुल अपनी बात हिम्मत करके रोहित के सामने रखना चाहता था, मगर उसे पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह से बात की शुरुआत करे। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि पिछले 2 दिनों से अनिका आउट हाउस जाकर जिससे मिलती थी वह और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित था। चिराग खुद खाने पीने की चीज़ें रोहित को सप्लाई करके वीरान बंगले में जाया करता था, मगर इस वक्त चिराग अच्छी तरह से जानता था कि उसे अब्दुल के सामने यह सीक्रेट नहीं बताना था। इसलिए अब्दुल के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, देखो तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें बस अब इतना ध्यान रखना है कि अक्षय वर्मा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हमारे क्लाइंट को डराकर हमारी कंपनी से दूर ना भेज दे। हमारे क्लाइंट की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। अब्दुल ने चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा,
आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे बस में जितना भी है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मगर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वह अक्षय वर्मा काफ़ी खतरनाक आदमी है। बात बात के लिए पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। यहाँ के छोटे मोटे गुंडे और लोकल पॉलिटिशियन भी उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। मगर हम भी हमारे कॉन्टैक्ट यूज़ करके उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद अब्दुल ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, बॉस, मैंने सुना है कि वह अक्षय वर्मा किसी बहुत खतरनाक ग्रुप का मेंबर है। उस ग्रुप के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में से एक हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस ग्रुप के पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिसका एक बटन दबाने से पूरी दुनिया ब्लास्ट हो जाएगी। रोहित जानता था कि इंपीरियल ग्रुप के बारे में लोगों के मन में तरह तरह की बातें थी। अब्दुल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर कई सालों से इंडस्ट्री में रहने का उसे एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से वह शायद इंपीरियल ग्रुप के बारे में कुछ बातें जानता था। मगर रोहित यह सुनकर हैरान था कि अब्दुल जैसे लोग यह समझते थे कि इंपीरियल ग्रुप के लोग दुनिया को एक बटन दबाकर उड़ाने की ताकत रखते थे, जबकि कमरे में मौजूद चिराग और रोहित दोनों यह अच्छी तरह से जानते थे कि यह सारी सिर्फ अफवाह थी। चिराग ने फिर से अब्दुल के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो, ऐसा सब नहीं होता है, यह सब अफवाहें हैं। अब्दुल ने चिराग की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप लोग नहीं जानते, वह ग्रुप बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ के कई लोकल गुंडों को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन लोगों ने मुझे बताया कि वो इस देश का ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क का एक काफ़ी खूंखार क्रिमिनल है, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लोग कांपते हैं। उस खतरनाक आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क के एक पॉलिटिशियन ने इस ग्रुप के एक सदस्य को मदद के लिए बुलाया था। इसके बाद वह खतरनाक क्रिमिनल उस शहर में तो क्या पूरे मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं आया। कोई कहता है कि वह हमारे देश में आ गया है, तो कोई कहता है कि वह दुनिया में ही नहीं है। बड़े बड़े प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं वह लोग। हालांकि रोहित खुद इंपीरियल ग्रुप का हेड था, मगर इंपीरियल ग्रुप के बारे में ऐसी अफवाह रोहित ने खुद भी कभी नहीं सुनी थी। अब्दुल ने रोहित की ओर देखकर अपनी आवाज़ और दबाते हुए कहा, सर, अगर इस अक्षय वर्मा नाम के खतरनाक आदमी से बचना है तो हमें भी उस ग्रुप के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। अगर किसी तरह आप उस ग्रुप के लीडर से दोस्ती कर पाओ तो वह ज़रूर हमें अक्षय वर्मा से बचा लेगा। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि अब्दुल रोहित से ही मदद मांगने की सलाह दे रहा था। अब्दुल की बात पर रोहित ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। चिराग अब्दुल के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोहित की कैबिन से बाहर ले गया। चिराग ने अब्दुल को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और कहा, आने वाले दिनों में अब्दुल को सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद अब्दुल फिर से यहाँ वहाँ देखकर धीमी आवाज़ में चिराग से कहने लगा, देखिए चिराग जी, है सारी बातें तो ठीक हैं, सिक्योरिटी तो मैं ज़रूर टाइट कर दूंगा, मगर एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने रोहित साहब का नमक खाया है, इतने सालों से उनका वफ़ादार रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी उनसे वफ़ादारी निभाता रहूँगा। मगर यह अनिका मैडम रोहित साहब के साथ जो कर रही हैं वह ठीक नहीं है। हमारे साहब इतने अच्छे दिखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, फिर मैडम को इस तरह बाहर किसी के साथ अफेयर करने की क्या ज़रूरत थी। चिराग ने अपनी उंगलियां अपने माथे पर फेरते हुए अब्दुल से कहा, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो समझ रहे हो वैसी ही नहीं है अनिका मैडम। अब्दुल ने चिराग का एक हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, अरे आप जानते नहीं हैं, मेरी बीवी ने खुद मुझे बताया है कि अनिका मैडम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बीवी दिन रात न्यूज़ चैनल देखती है और कहती है कि उस न्यूज़ चैनल पर जो कुछ भी कहा जाता है वह सब सच होता है। एक बार उस न्यूज़ चैनल पर बताया गया था कि कुछ ही दिनों में किसी पूर्वी देश से एक बहुत बड़ा जैविक हमला होने वाला है। बस उसके कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन लग गया। अब आप ही सोचो, उस चैनल पर बताई हुई जब हर चीज़ सही हो रही है तो यह कैसे गलत हो सकती है। अरे मैंने खुद उस फोटोग्राफ में देखा है, अनिका मैडम उस बंगले के अंदर जा रही थी। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, मगर बाहर साहब पर लोग बहुत हंस रहे हैं। होने वाली बीवी का किसी और के साथ चक्कर होने के बावजूद साहब अनिका मैडम के पीछे पागल बने घूमते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपको खुद उन्हें समझाना चाहिए कि वह किसी भी हालत में अनिका मैडम से पीछा छुड़ा ले। यही सही मौका है। हो सकता है कि अनिका मैडम से पीछा छुड़ाने के बाद साहब की ज़िंदगी में फिर से पहले जैसी हो जाए। हमारे बिजनेस पर मंडरा रहा खतरा भी दूर हो जाएगा। यह सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आप पढ़े लिखे लोग इन सारी बातों को मानते नहीं हैं, मगर बड़े बुजुर्ग जो कहते थे उसे समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है। अनिका मैडम का धोखा देना और इस कंपनी पर इस तरह का संकट के बादल मंडराना, यह सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैं तो देखना चाहता हूँ इस इंसान को जिसके लिए अनिका मैडम ने साहब को इतना बड़ा धोखा दिया है, मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगा।
जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, चिराग ने अब्दुल को लिफ्ट के अंदर लगभग धकेलते हुए कहा, चलो अब हमें और कोई काम निपटाने हैं। तुम हमारे इन सारे ख्यालात से बाहर आ जाओ और जो इंस्ट्रक्शन मिली हैं उसे फॉलो करो। चिराग और अब्दुल दोनों लिफ्ट में नीचे चले गए। तभी लिफ्ट के ठीक बगल में लगे स्टेयरकेस के पास खड़े हंसराज और देविका कॉरिडोर में आए। वह दोनों एलिवेटर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास आ ही रहे थे, तब उन्होंने अब्दुल की आवाज़ सुनी। अब्दुल और चिराग के बीच में हो रही बातों को सुनने के लिए दोनों स्टेयरकेस के पास दीवार के पीछे छुपकर चुपके से अब्दुल और चिराग की बातें सुनने लगे। लिफ्ट के नीचे जाते ही देविका ने अपनी आवाज़ दबाते हुए हंसराज से कहा, सुना तुमने? यह दोनों तो रोहित की खास आदमी हैं। इनको भी पता है कि अनिका का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पीछे हज़ारों लड़कियां मरती हैं, वह अब तक चुप क्यों है? अनिका उसे धोखा दे रही है, यह बात बिल्कुल पक्की है, मगर फिर भी रोहित बिना कुछ कहे यह सब कुछ क्यों सह रहा है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे तो लगता है आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। देविका ने हालांकि यह बात मजाक में कही थी, मगर हंसराज को यह बात तीर की तरह चुभी थी। देविका के कहने का यह मतलब था कि बीवी का किसी और के साथ अफेयर होने के बावजूद चुप रहना रोहित ने हंसराज से ही सीखा था। कहीं ना कहीं हंसराज भी जानता था कि आयशा को छोड़ने के पीछे हंसराज का अक्षय वर्मा के लिए डर था। अगर हंसराज अक्षय से इतना डरता नहीं तो शायद उसने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा होता। हंसराज को आज भी उस बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती थी, मगर जब भी इस बात का जिक्र होता हंसराज के चेहरे का रंग उड़ जाता। हंसराज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए देविका की ओर देखकर कहा, चुप हो जाओ तुम बिल्कुल। जो बात पूरी तरह से जानती ना हो उस पर ना ही बोलो तो अच्छा है। इस वक्त हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, किसी भी तरह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सारे पावर फिर से अपने हाथ में लेना। तुम्हारा पूरा ध्यान हमारी प्लानिंग पर होना चाहिए। इस तरह की फिजूल बातों पर ध्यान दोगी तो मेरे किसी काम की नहीं हो तुम। इतने साल हो गए तुम्हें एक वारिस नहीं दे पाई मुझे, तो कम से कम इतनी तो काम आओ मेरे कि मेरे पास तुम्हें अपने साथ रखने की कोई वजह रहे। देविका जान चुकी थी कि उसने हंसराज की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। हंसराज ने काफ़ी तीखे शब्दों में देविका को फटकार लगाई थी। जब लिफ्ट वापस ऊपर आई तो हंसराज और देविका लिफ्ट के अंदर चले गए। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाते ही हंसराज ने देविका से कहा, देखो अक्षय वर्मा के सामने कोई फिजूल बात मत करना। कम से कम काम से काम रखना और सिर्फ काम की ही बात करना। अगर उसे गुस्सा आ गया तो एक ही सेकंड में स्पॉट खींच लेगा, और अक्षय वर्मा ने अगर हमारे सर से अपना हाथ उठा लिया तो इस जंग में हमारी हार पक्की है। जैसे ही हंसराज और देविका अक्षय वर्मा के होटल के कमरे के बाहर पहुंचे, अक्षय के कुछ आदमियों ने उन दोनों को दरवाजे पर रोक लिया। दोनों की अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद एक आदमी ने हंसराज से कहा, देखिए सिर्फ आप अंदर जा सकते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए, यह मैडम अंदर नहीं जा सकती। अक्षय वर्मा ने बाहर अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि देविका को बाहर रोक लिया जाए। अक्षय आज भी देविका को इस काबिल नहीं समझता था कि वह अक्षय वर्मा के साथ बैठकर बात कर सके। हालांकि हंसराज यह बात अच्छी तरह से जान चुका था, मगर देविका के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसराज ने कहा, हो सकता है अक्षय वर्मा को लग रहा हो कि तुम एक औरत हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या नॉलेज होगी, इसलिए शायद। कोई बात नहीं, मगर तुम यहीं बैठो, मैं अभी मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। हंसराज अक्षय के साथ मीटिंग करने के लिए कमरे के अंदर चला गया। अक्षय का असिस्टेंट अंकुर नायक देविका को कंपनी देने के लिए कमरे के बाहर लगे एक सेटिंग एरिया में बैठ गया। देविका अच्छी तरह से जानती थी कि अंकुर अक्षय वर्मा का राइट हैंड था। मौका देखते ही देविका ने अंकुर से कहा, देखिए जब तक वह दोनों अंदर मीटिंग कर रहे हैं, क्या मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अंकुर हैरानी से देविका की ओर देखने लगा। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल कंपनी के साथ साथ घर में भी एक जंग चल रही है। घर की असली मालकिन कौन है, इसको लेकर घर की औरतों में एक रेस लग चुकी है। क्या यह रेस जीतने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अंकुर देविका की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया था। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जितनी बड़ी जंग ऑफिस में चल रही थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जंग घर में चल रही थी। उस घर में अब दादी माँ के बाद कौन घर की बागडोर अपने हाथ में लेगा, इस बात पर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। अनिका और आयशा अपना सारा जोर आजमाकर मारवा हाउस की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते थे, मगर मैं भी इतनी आसानी से अपने अधिकार जाने नहीं दे सकती। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप किसी तरह इस बात में मेरी मदद कर सकते हैं?
अंकुर देविका की बात सुनकर जितना हैरान था उतने ही उसे इस बात पर हंसी आ रही थी। मगर अंकुर अच्छी तरह से जानता था कि यह सही मौका था अपने बॉस के बदले को पूरा करने का। अंकुर ने यहाँ वहाँ देखा और फिर देविका के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, देखिए, औरतों के मामले में वैसे तो मुझे दखलंदाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर यह बात आपके अधिकारों की है, इसीलिए मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। शायद यह इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ जाए। देविका बड़े ही ध्यान से अंकुर की बातें सुनने लगी। अंकुर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए देविका से कहा, देखिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अनिका का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इस इन्फॉर्मेशन का आप कोई फायदा उठा सकती हैं, तो मुझे आपकी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। अंकुर की बात सुनते ही देविका ने अपना मुंह चढ़ाते हुए कहा, यह बात तो पूरी दुनिया जानती है, मगर रोहित इतनी आसानी से यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे, उसने तो यहाँ तक फैलाना शुरू कर दिया कि वह अनिका जिस बंगले में जाकर अपने आशिक से मिला करती थी, वहां वह खुद ही उससे मिलने जाया करता था। मैं जानती हूँ कि यह बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उस वक्त रोहित देश में मौजूद ही नहीं था। वह विदेश यात्रा पर गया था, और अगर रोहित को अनिका से मिलना ही था तो फिर वह इस तरह चोरी चुपके मिलने की क्या जरूरत थी। वह हमें बेवकूफ समझता है, मगर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मगर मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सचमुच अनिका की किसी और के साथ अफेयर है। अगर किसी तरह मेरे हाथ वो सबूत लग जाए तो मजा आ जाए। देविका की बात पूरी होने के बाद अंकुर ने फिर से दबी हुई आवाज में यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, देखिए, आप मेरी बात पूरी तरह समझे नहीं। जो मैगजीन में और इंटरनेट पर लिखा गया है, मैं वह सब कुछ पढ़कर आपको यह सब नहीं बता रहा हूँ। बॉस के कहने पर मैंने अनिका और रोहित मारवा पर नजर रखना शुरू किया था। जब मैंने हमारी कंपनी के एक पुराने और बेहद काबिल आईटी एक्सपर्ट से कहकर अनिका का पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ पता की। देविका बड़े ही ध्यान से अंकुर की बातें सुनने लगी। अंकुर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी कंपनी का कंप्यूटर एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा होशियार है लोगों के अकाउंट हैक करने में, मगर जब उन्होंने अनिका का अकाउंट हैक करने की कोशिश की तब उन्हें एहसास हुआ कि पहले से कोई अनिका के अकाउंट में जाकर उनकी हैकिंग रोकने की कोशिश कर रहा था। इतना ज़बरदस्त साइबर सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। देविका यह पूरी बात सुनकर काफी कंफ्यूज लग रही थी। देविका को अंकुर की बातों से यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर इसमें सबूत कहाँ छिपा था। अंकुर ने उसके चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया था और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, हमारी कंपनी के हैकर के साइबर अटैक को रोक पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। उनके हिसाब से साइबर अटैक को रोक पाना किसी बेहद शातिर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम है। हमने अच्छी तरह से छानबीन की है और यह पता लगाया है कि हो ना हो अनिका का अफेयर जिस लड़के के साथ चल रहा है वह लड़का गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का साइबर सिक्योरिटी हेड है, जो हाल ही में अपने काम को लेकर काफी फेमस हुआ था। जब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर एक बेहद खतरनाक साइबर अटैक हुआ था, तब इसी लड़के ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को डूबने से बचाया था। हो सकता है उस हादसे के बाद अनिका और उस लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ी हों, और देखते ही देखते वह नजदीकियां प्यार में बदल गई। मगर एक बात तो पक्की है, अनिका जिस लड़के से प्यार करती है वह जरूर उसी कंपनी के लिए काम करने वाला मिस्टर एक्स है। जैसे ही अंकुर ने अपनी बात पूरी की, देविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद अक्षय और हंसराज की मीटिंग पूरी हुई। उन दोनों को आगे चलकर किसी तरह प्लानिंग करनी है, इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन करने के बाद हंसराज अक्षय वर्मा के कमरे से बाहर आया। हंसराज और देविका के जाते ही अंकुर ने अक्षय वर्मा से कहा, बॉस, मैंने देविका को यह बता दिया है कि अनिका जिस लड़के के साथ अफेयर में है वह लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी की कंपनी के लिए काम करने वाला मिस्टर एक्स है। अक्षय वर्मा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो, अच्छा किया यह बात तुमने मारवा हाउस तक पहुंचा दी। क्या है कि अगर दुश्मन को पूरी तरह से ढेर करना है तो आग घर के अंदर और बाहर बराबर लगनी चाहिए। मैंने घर के बाहर किस तरह आग फैलानी है उसके बारे में हंसराज के साथ बातचीत कर ली है, मगर मुझे यह जानकर खुशी हुई कि घर के अंदर किस तरह आग पहुंचानी है इसका जिम्मा तुमने उठा लिया। अपने बॉस के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही अंकुर के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
अगले दिन सुबह जब अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि कमरे में बच्चे मौजूद नहीं थे। अनिका को एहसास हो गया था कि तीनों बच्चे रोज की तरह नीचे जाकर अपनी गेम खेल रहे होंगे। जब अनिका फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तब अनिका ने देखा कि उसके मोबाइल पर श्रेया के कई मिस कॉल थे। श्रेया का मिस कॉल देखते ही अनिका ने श्रेया को कॉल बैक किया। कुछ ही सेकंड में श्रेया ने कॉल रिसीव करके अनिका से कहा, अब यह क्या नई मुसीबत में फंस गई हो? तुम आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे बन जाती हो, जबकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर किसी न किसी तरह से तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाती हो। अनिका जान चुकी थी कि श्रेया ने अब तक पता लगा लिया होगा कि इंटरनेट पर और सोशल मीडिया में अनिका के बारे में क्या क्या चल रहा था। अनिका ने श्रेया से कहा, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, मैं संभाल लूंगी। वैसे आकाश और पिंकी कैसे हैं? बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मैं जल्दी ही तुम तीनों से मिलने आऊंगी। अनिका की बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, तुम हम तीनों की फिक्र मत करो और अपने और रोहित के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। इस तरह की खबरों से रोहित और उसके परिवार वालों काफ़ी नाराज हो जाएंगे तुमसे। श्रेया की यह बात सुनते ही अनिका मुस्कुराने लगी। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे यह लड़का कौन है जिसके साथ तुम्हारे अफेयर की बातें चल रही हैं? श्रेया की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित है। रोहित का नाम सुनते ही श्रेया ने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। श्रेया के मन में अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन थे, मगर वह जानती थी कि अनिका हर चीज़ का खुलासा करना पसंद नहीं करती थी। उसे अनिका पर पूरा भरोसा था, इसीलिए इस बात पर ज़्यादा कमेंट ना करते हुए श्रेया ने कहा, पता नहीं आए दिन तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मगर अब तो मैं भी ये कहूँगी कि जल्द से जल्द तुम दोनों शादी कर लो, इससे पहले कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं आकाश के पापा से बात करती हूँ। अनिका ने श्रेया को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, वक्त आने पर मैं ही सब कुछ संभाल लूँगी, तुम मेरी फिक्र मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। श्रेया का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका फिर से इंटरनेट पर छप रही खबरों को पढ़ने लगी। इस बार अनिका के बारे में पहले से भी ज़्यादा खबरों की लिंक अनिका को नजर आने लगी थी। इस बार अनिका के अफेयर की बात के साथ साथ लोगों ने यह भी बताया था कि अनिका जिस लड़के के साथ अफेयर में थी वह कौन था। लोगों का यह कहना था कि अनिका जिस लड़के के साथ रिश्ते में जुड़ी है वह लड़का और कोई नहीं बल्कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करने वाला एक मामूली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि रोहित और अनिका की शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज थी। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था। अनिका और रोहित के रिश्ते को सालों पहले बुजुर्गों ने तय किया था ताकि फ्यूचर में जाकर दोनों कंपनी एक दूसरे से रिश्तेदारी का फायदा उठाकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन सके। लोगों का यह कहना था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री भले ही बाहर से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, मगर कहीं ना कहीं अंदर से दोनों मिले हुए थे। वह दोनों अपनी ताकत इतनी बढ़ा देना चाहते थे कि ताकि मार्केट में उनके खिलाफ और कोई खड़ा ना हो पाए, और रोहित और अनिका का रिश्ता इसी नींव पर रखा गया था। इस बात पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे जिनमें अनिका के करैक्टर को बुरी तरह से उछाला गया था। हालांकि अनिका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर एक लड़की होने के नाते अनिका के बारे में कुछ ऐसी बातें छपी थी जो पढ़कर अनिका को काफ़ी दुख पहुंचा था। अनिका को यह सोच कर हैरानी हो रही थी कि आखिर अपनी न्यूज़ को सेंसेशनल बनाने के लिए लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते थे। तभी एक रिपोर्टर की लिखी हुई रिपोर्ट पढ़कर अनिका के होश उड़ गए। उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया था कि अनिका के तीनों बच्चे रोहित मारवा के बच्चे नहीं थे। कहीं ना कहीं अनिका के संबंध उस अनजान लड़के के साथ कई सालों पहले से जुड़ चुके थे, और शायद रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अनिका ने जिन बच्चों को जन्म दिया है वह रोहित मारवा के बच्चे नहीं थे। मगर पॉलिटिकल शादी को निभाने के लिए रोहित ने किसी तरह अपनी ही मंगेतर के आशिक के बच्चों को अपना नाम देने का मन बना लिया था। यह खबर पढ़कर अनिका ने तुरंत अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग बिना सोचे समझे इस तरह की बातें कैसे लिख सकते थे किसी के बारे में। तभी अचानक अनिका को महसूस हुआ कि उसके पीछे रोहित खड़ा था। रोहित अनिका के ठीक पीछे खड़ा लैपटॉप स्क्रीन पर सब कुछ पढ़ रहा था। अनिका को डिस्टर्ब होता हुआ देखकर अनिका के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए रोहित ने कहा,
इन सब बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। एक पब्लिक फिगर होने का यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि लोग तुम्हारे बारे में जब चाहें जो चाहें बिना सोचे समझे लिख देते हैं, मगर हमें इन लोगों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हें तो यह खबरें पढ़कर काफ़ी खुशी होनी चाहिए। तुम इस दुनिया की पहली ऐसी इंसान हो जिसके बारे में लोगों ने यह अफवाह उड़ा रखी है कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारी खुद के साथ है। जब रोहित ने यह बात कही तब अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि लोग जिस मिस्टर एक्स की बात कर रहे थे वह और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। व्योमा के साइबर अटैक से गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को बचाने के लिए खुद अनिका ने ही साइबर अटैक को रोकने की बारीकियां सीखी थी, जिसके बाद अनिका लोगों में मिस्टर एक्स के नाम से फेमस हुई थी और आज उसी मिस्टर एक्स के नाम से अनिका के नाम को जोड़ा जा रहा था। जब अनिका को रोहित की कही हुई बात का एहसास हुआ तब अचानक ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो रोहित और अनिका एक साथ हंस पड़े। हंसते हंसते रोहित भी अनिका के पास आकर बैठ गया। अनिका की आंखों में आंखें डालकर रोहित ने अनिका से कहा, वैसे अपने आप से प्यार करना अच्छी बात है, मगर अपने आप में अफेयर करना वाकई ही काफ़ी बुरी बात है। जैसे ही रोहित ने अपनी बात पूरी की अचानक ही कमरे के बाहर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। रोहित और अनिका हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही कमरे से बाहर शोर शराबे की आवाज आने लगी रोहित और अनिका दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकले। रोज की तरह रिया पैलेस गार्डन पर बैठकर अपने गेमिंग टैबलेट में देखकर अपनी किसी ओपोजिशन को ताने मार रही थी। रिया के ठीक पीछे खड़ा अलेक्जेंडर भी रिया के सपोर्ट में तालियां बजा रहा था, मगर नन्हा सा आर्यन बार बार रिया और अलेक्जेंडर से कह रहा था, बस सुबह होती नहीं कि तुम दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हो, फिर रात होने तक गेम खेलते रहते हो। तुम दोनों को पढ़ाई लिखाई करनी भी है या नहीं? रिया ने आर्यन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रिया का ध्यान पूरी तरह से अपने गेमिंग टैबलेट पर था। अलेक्जेंडर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारा स्वभाव देखकर मुझे उन खड़ूस बुड्ढों की याद आती है जो बात बार पर चिढ़ते रहते हैं बच्चों पर। तुम अपने मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें कभी ताना नहीं मारते। तुम हमें खेलने से क्यों रोक रहे हो? वैसे तुम्हें याद है ना, तुम जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते मैं उन्हें चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देता हूँ। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर पढ़ाई में काफ़ी तेज था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि अलेक्जेंडर को पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और आर्यन ये बात भी जानता था कि पिछले कई दिनों से रिया ने पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल छोड़ दिया था। आर्यन को रिया की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। आर्यन ने रोहित और अनिका से कहा, काफ़ी दिन हो गए मैं स्कूल नहीं गया। मैं सोच रहा था कि अपने साथ साथ रिया और अलेक्जेंडर को भी स्कूल ले जाऊं। उसकी बात सुनते ही अनिका और रोहित दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि रोहित या अनिका कुछ कह पाते रिया ने अपनी गेमिंग टैबलेट अपने हाथ में पटकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे भाई हो? अपनी बहन को 2 मिनट खुश भी नहीं देख सकते? मैं नहीं जाना चाहती स्कूल। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन ने रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मगर अब तो सब कुछ साफ हो चुका है। अब हमें अदला बदली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों स्कूल जाएं तो क्या खराबी है? और हाँ, हमें अलेक्जेंडर को भी स्कूल ले जाना चाहिए। रोहित और अनिका दोनों ही इस बात से बिल्कुल सहमत थे। इससे पहले कि रिया आर्यन से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करती, रोहित ने बड़ी ही कड़क और सख्त आवाज़ में तीनों बच्चों से कहा, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम लोगों को स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं स्कूल अथॉरिटी से बात करके अलेक्जेंडर के एडमिशन की कंफर्मेशन ले लेता हूँ। उसके बाद तीनों रेगुलर स्कूल जाओगे। वैसे तो रिया जानती थी कि रोहित कभी भी रिया की कोई बात नहीं टालता था, मगर इस बार रोहित ने जिस तरह से तीनों बच्चों को ऑर्डर किया था, रिया जानती थी कि इस वक्त स्कूल ना जाने की जिद उसे भारी पड़ सकती थी। इसीलिए अपना मुंह लटकाकर रिया अपने कमरे की ओर भाग गई। रिया को इस तरह जाता हुआ देखकर अलेक्जेंडर ने बड़े ही गुस्से से आर्यन की ओर देखकर कहा, पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा हम सबको स्कूल ले जाकर तुम्हें। अगर तुम स्कूल जाना चाहते थे तो अकेले चले जाते, इस तरह रिया से जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? यह कहते हुए अलेक्जेंडर भी रिया के पीछे पीछे चला गया। अलेक्जेंडर और रिया के जाते ही आर्यन ने बड़े ही आराम से अपनी किताबें उठाई और धीरे धीरे टेरेस गार्डन से बाहर चला गया। अनिका और रोहित दोनों को पता था कि आर्यन एक काफ़ी जिम्मेदार भाई था। फ्यूचर में आर्यन रिया और अलेक्जेंडर को बड़ी ही अच्छी तरह से संभाल लेगा। बच्चों के जाते ही रोहित ने अनिका से पूछा, वैसे अगर मैं यह लोगों को बता दूं कि दरअसल वो लोग जिस मिस्टर एक्स के बारे में बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, तो फिर यह सारा शोर बंद हो जाएगा।
रोहित की बात सुनने के बाद अनिका भी मन ही मन सोचने लगी कि जिस रीजन से अनिका ने हमेशा ही अपनी हिडन आइडेंटिटी को छुपा कर रखा था, कहीं ना कहीं अब वह कारण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिका की मां के कहने पर अनिका ने हमेशा ही अपने आप को लोगों की नज़रों से छुपा कर रखा था, मगर स्वाति मल्होत्रा ने अनिका को यह इंस्ट्रक्शन इसलिए दिए थे ताकि क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग की नज़र अनिका पर ना पड़े। मगर अब तो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अनिका की जंग खुलेआम छिड़ चुकी थी। अब अपनी किसी भी आइडेंटिटी को लोगों के सामने रखने से अनिका को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका था, उसे तो कोई रोक भी नहीं सकता था। अनिका रोहित की बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी अचानक दादी माँ की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। दादी माँ को इस तरह से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। रोहित दौड़कर टेरेस गार्डन से बाहर गया। रोहित ने सुना कि दादी माँ की आवाज़ नीचे हॉल से आ रही थी। रोहित के ठीक पीछे पीछे अनिका भी तेजी से एस्केलेटर से नीचे उतरने लगी। रोहित पर नजर पड़ते ही दादी माँ ने रोहित से कहा, अभी के अभी उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दो। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, सभी लोगों के सामने हमारी नाक काट दी। ऐसे लड़की को मारवा परिवार में आने से हमें रोकना होगा। रोहित और अनिका ने देखा कि दादी माँ की व्हील चेयर के ठीक पीछे देविका खड़ी थी। दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, अभी इसी वक्त इस लड़की को हमारे घर से बाहर निकालो। इस लड़की की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आखिर क्या कमी रह गई थी तुम में जो इस लड़की ने तुम्हारे साथ और हमारे खानदान के साथ ऐसा किया। मारवा खानदान की बहुएं घर की लाज होती हैं। आज अनिका की वजह से मारवा खानदान की इज्जत सरेआम उछल रही है। किसी 2 कौड़ी के लड़के के साथ अफेयर करके अनिका ने मारवा खानदान के मुंह पर वह कालिक लगाई है जिसे साफ करना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इतने सालों से जिस खानदान के सामने लोग नजर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, आज उसी खानदान पर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। रोहित और अनिका दादी माँ के पास आकर खड़े रह गए। इससे पहले कि रोहित दादी माँ से कुछ कहता, दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी के अभी इस लड़की को गुलेरिया परिवार के हवाले कर दो। उन लोगों को अपनी इज्जत आबरू पर बहुत घमंड था। आज मैं करण से पूछूंगी कि कहाँ गई उसकी वह अकड़। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था। गुलेरिया परिवार मारवा परिवार से कोई कम नहीं है, मगर आज गुलेरिया परिवार की बेटी ने जो काली करतूत की है उसका हिसाब देना होगा गुलेरिया परिवार को। बात करते हुए दादी माँ की सांसें फूलने लगी थी। अनिका एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह से जानती थी कि इस उम्र में और इस कंडीशन में दादी माँ का इतना एक्साइटेड होना सही नहीं था। मगर इससे पहले कि अनिका दादी माँ को यह समझाती कि उन्हें सब्र करना होगा, अचानक ही देविका ने दादी माँ के आगे आते हुए कहा, मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस तरह की परवरिश दी है तुम्हें गुलेरिया परिवार ने। आखिर रोहित में क्या कमी थी? जिस लड़के के साथ शादी करने के लिए ऊंचे से ऊंचे खानदान की लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी रहा करती थी, उस लड़के को पा लेने के बाद भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। देविका की बात पूरी होते ही दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, इस लड़की की परवरिश गुलेरिया खानदान में नहीं हुई है। मैंने पहले भी यह बात कही थी। न जाने इस लड़की की परवरिश कहाँ हुई है, किन हालातों में हुई है। भले ही इस लड़की के रगों में करण गुलेरिया का खून है, मगर इंसान अपनी परवरिश से पहचाना जाता है, और आज इस लड़की ने अपनी परवरिश की पहचान हमें दे दी है। मैं एक पल के लिए भी इस लड़की को मारवा खानदान की छत के नीचे नहीं बर्दाश्त कर सकती। दादी माँ ने रोहित की ओर देखकर कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। देख लिया तुम्हारी जिद का नतीजा। मैं कई दिनों से तुम्हें कहती आ रही थी कि यह लड़की एक दिन हमारे घर को बर्बाद करके रहेगी। आज वह दिन आ ही गया। तुम्हारी इज्जत और नासमझी की वजह से हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। जाकर इस लड़की को उसके बाप करण गुलेरिया के हवाले कराओ, और अगर करण गुलेरिया तुमसे किसी भी तरह की बदतमीजी करे तो उसे कह देना कि इस बार मारवा खानदान चुप नहीं बैठेगा। तीनों बच्चे तुम्हारे हैं और बच्चे हमारे खानदान के साथ ही रहेंगे। गुलेरिया परिवार का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं होगा। यह बात अच्छी तरह समझा देना उन लोगों को। दादी माँ की यह बात बीच में ही काटते हुए देविका ने कहा, मगर जहाँ तक मुझे लगता है वह लोग जरूर इस बात को लेकर कोर्ट रूम का दरवाजा खटखटाएंगे, और हो सकता है कि बच्चों की कस्टडी उन्हें जन्म देने वाली माँ के हवाले कर दी जाए। आखिर उस खानदान में भी तो एक वारिस की जरूरत है। करण गुलेरिया का अपना कोई बेटा नहीं है। हाँ, आकाश को जरूर गोद ले रखा है, मगर कहीं ना कहीं करण गुलेरिया भी तो यह सोचते होंगे कि उनके जाने के बाद उनकी गद्दी पर उन्हीं का खून बैठे। मेरे ख्याल से आर्यन को पाने के लिए वह लोग जरूर कानून की मदद लेने की कोशिश करेंगे।
दादी माँ ने अपने दोनों हाथ मसलते हुए देविका से कहा, आर्यन पर उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। आर्यन मारवा खानदान का वारिस है। वह यही पाला पला बड़ा है और यहीं रहेगा। जहां तक निजी रिया का सवाल है, मैं जानती हूँ कि रिया अपने पापा रोहित से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वह यहीं रहेगी रोहित के साथ। करुण गुलेरिया अगर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करे तो हम अलेक्जेंडर को उनके हवाले कर सकते हैं। रोहित और रानिका दोनों यह बात सुनकर हैरान थे कि बिना बात को जाने समझे दादी माँ इतनी सारी प्लानिंग कर डाली थी। दादी माँ ना तो खुद कुछ समझने की कोशिश कर रही थी और ना ही रोहित और अनिका को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जगह दे रही थी। दादी माँ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधा अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर अपने शरीर पर तुम्हारा काबू नहीं है तो कम से कम रोहित के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद यह गुल खिला लेती। रोहित के होते हुए यह सब कुछ करके तुमने रोहित को और हमारे खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा। मगर यह मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी। तुम्हारे किए का बदला गुलेरिया परिवार से जरूर लेकर रहूंगी मैं। देविका ने आग में घी डालने की का काम करते हुए कहा, और अगर तुम्हें यह सब कुछ करना ही था तो चोरी छुपे कर लेती, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती। मगर डंके की चोट पर इस तरह अफेयर करने का क्या मतलब है? कहीं तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं थी ताकि तुम रोहित को और मारवा खानदान को नीचा दिखा पाओ? दादी माँ को देविका की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही थी। दादी माँ ने मन ही मन काफी कुछ सोच लिया था। दादी माँ ने यहाँ तक सोच लिया था कि कहीं करण गुलेरिया ने जानबूझकर अनिका को रोहित की जिंदगी में भेजा था ताकि वह रोहित को पूरी तरह से अपने वश में कर ले और एक दिन रोहित के जरिए पूरे मारवा खानदान को बर्बाद कर दे। दादी माँ की आंखों में अब गुस्सा कम और शर्मिंदगी ज्यादा दिखाई देने लगी थी। देविका ने जब देखा कि दादी माँ शांत हो गई थी तब फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए देविका ने कहा, लोग बाहर रोहित के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। मारवा खानदान का हेड होने के बावजूद अनिका ने अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर कर लिया। इसका मतलब तो यही था कि रोहित एक नामर्द है। देविका की बात सुनकर दादी माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी बढ़ने लगी थी। अनिका काफी देर से बड़ी ही शांति से सब कुछ सुन रही थी। तभी घर का एक नौकर दौड़कर अंदर आया और रोहित की ओर देखकर कहने लगा, साहब बाहर कुछ प्रेस रिपोर्टर्स आए हैं। वो लोग अनिका मैडम के अफेयर के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि रोहित नौकर को प्रेस रिपोर्टर्स को वहां से निकालवाने का हुक्म देते, देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, जिस चीज का डर था वही हुआ। अब बोलो, क्या कहना चाहोगी तुम इन लोगों को? अनिका और रोहित दोनों ही जानते थे कि आजकल की मीडिया इस तरह की खबरों को लेकर कितनी उत्सुक रहती थी। देश में जिस तरह का माहौल था, लोगों को चटपटी न्यूज के अलावा और कोई इंटरटेनमेंट दिखाई नहीं देता था और उसी बात का फायदा उठाकर मीडिया वाले इस तरह के मसालेदार खबरों का उछाल और खूब पैसा कमाने की कोशिश करते थे। देविका ने अपने होठ दबाते हुए अनिका से कहा, जिस चीज का डर था वही हो गया। अब तो मारवा खानदान की नाक सरेआम देश की हर गली और नुक्कड़ पर कटेगी। बदनामी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मारवा खानदान के लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। देविका की बातें दादी माँ को तीर की तरह चुभ रही थी। दादी माँ ने अपनी गर्दन झुकाकर रोहित से कहा, जाओ इसी वक्त जाकर उन प्रेस रिपोर्टर से कह दो कि तुम अनिका के साथ अपनी सगाई तोड़ रहे हो। मारवा खानदान गुलेरिया खानदान के साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रहा है। दादी माँ का फैसला सुनकर देविका ने एक राहत की सांस ली थी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कुछ इशारा किया। रोहित ने अनिका का इशारा अच्छी तरह से समझ लिया था। अपने सामने खड़े नौकर से रोहित ने कहा, एक काम करो, बाहर लॉन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। रोहित का फैसला सुनकर दादी माँ ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली थी। आखिरकार रोहित ने दादी माँ की बात मानी थी। यह सोचकर दादी माँ ने फिर से अपना सर उठाया और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम इस घर की इज्जत सरेआम नीलाम करोगी। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी कि मारवा खानदान के साथ साथ अपने भी खानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगी। आज के बाद तुम्हारा साया भी मेरे पोते रोहित पर नहीं पड़ना चाहिए। रोहित दादी माँ की बातों का जवाब देना चाहता था, मगर अनिका ने इशारे से रोहित को ऐसा करने से रोक लिया। देविका ने मौका देखते ही अनिका के पास जाकर पूछा, वैसे तो मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, मगर मैं क्या जान सकती हूँ कि तुम जिस मिस्टर एक्स के साथ अफेयर कर रही हो वह कैसा दिखता है? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सचमुच वो इतना हैंडसम है कि तुमने मारवा खानदान के इकलौते चिराग रोहित को उसके लिए छोड़ना बेहतर समझा? देविका दरअसल ठीक बगल में रोहित को उकसाना चाहती थी।
देविका का हर कदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में पड़ रहा था, मगर फिर भी देविका जानती थी कि जरूर कहीं ना कुछ गड़बड़ थी। रोहित अनिका के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। देविका ने सोचा था कि सच्चाई पता चलते ही रोहित और अनिका के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा, पर अनिका के प्यार में धोखा खाए रोहित का इतना ठंडा रिएक्शन देखकर देविका जान चुकी थी कि अभी रोहित उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां वह अपने गुस्से पर अपना काबू खो बैठे। मगर देविका किसी भी तरह रोहित के अंदर के जानवर को जगाना चाहती थी। वह जानती थी कि चाहे रोहित कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, मगर उसके मेल ईगो हर्ट होते ही वह जरूर अनिका को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देगा। देविका की बात सुनने के बाद अनिका ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, आप कह सकती हैं कि मेरा जिसके साथ अफेयर चल रहा है वह काफी हैंडसम है। अनिका ने जितनी कैजुअली यह बात कही थी वह देखकर देविका हैरान हो गई। देविका को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका की इतनी बेशर्मी से अपने प्रेमी के बारे में रोहित के सामने कैसे बात कर रही थी। जब देविका ने रोहित की ओर देखा तो वह देखकर चौंक गई कि रोहित अभी भी काफी कूल लग रहा था। रोहित के चेहरे पर कहीं भी किसी भी तरह का गुस्सा या शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही थी। इनफैक्ट रोहित और अनिका के बीच कोड लैंग्वेज में जो बातें चल रही थी वह देविका की समझ के बाहर थी। अनिका का जवाब सुनते ही रोहित ने अनिका से कहा, क्या सचमुच वह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? अनिका ने अपने कंधे हवा में उछालते हुए कहा, हाँ ऐसा कह सकते हैं। दोनों के बीच चल रही बातचीत को सुनकर देविका को चक्कर सा आने लगा था। देविका समझ नहीं पा रही थी कि अगर रोहित अनिका को सच्चा प्यार करता था तो वो अनिका के प्रेमी के बारे में इस तरह की बातें सुनकर वह इतना नॉर्मल कैसे रह सकता था। देविका पिछले 20 सालों से एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी जो अपने प्यार में नाकामयाब हो चुका था। भले ही हंसराज ने आयशा को अक्षय वर्मा के हवाले करने की ठान ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं देविका जानती थी कि हंसराज आज भी आयशा से बेहद प्यार करता था और मन ही मन पिछले 20 सालों से आयशा से दूर रहने का गम कहीं ना कहीं हंसराज के चेहरे पर जरूर दिखाई देता था। मगर इस वक्त अनिका ने रोहित के सामने अपने प्रेमी के बारे में बात की थी। अनिका रोहित को धोखा दे रही थी, यह बात अनिका ने बड़ी ही बेशर्मी से रोहित के सामने कबूल की थी। मगर रोहित फिर भी बिल्कुल रिलैक्स्ड और कूल था। देविका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस मिट्टी का बना था रोहित। आज की दुनिया में जहां लड़की अपने किसी लड़के दोस्त के साथ फोन पर बात भी कर लेती है तो उसका बॉयफ्रेंड या पति उस पर जोर जबरदस्ती करके उसके ऊपर लाखों बंदिशें डाल देता है, वहां एक रोहित जैसा इंसान भी मौजूद था जो अपनी पत्नी के धोखे की बात सुनकर भी बिल्कुल रिलैक्स बैठा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी होते ही रोहित मारवा हाउस में आए प्रेस रिपोर्टर्स को अटेंड करने लोन की ओर चला गया। दादी माँ ने अपनी केयरटेकर लीला से कहा, मैं भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहती हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त पर मैं अपने पोते रोहित के साथ रहना चाहती हूँ। पता नहीं क्या देख लिया था रोहित ने इस लड़की में जो हजारों अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराने के बाद रोहित ने अनिका को अपना जीवन साथी बनाना पसंद किया था। मैं जानती हूँ कि रोहित कम बोलता है, वह मन ही मन काफी घुटन महसूस कर रहा होगा। इस लड़की से मिले धोखे की सजा वह अपने आप को देगा और मैं नहीं चाहती कि अनिका के किए की सजा हमारे भोले भाले रोहित को मिले। लीला भी दादी माँ की व्हील चेयर को सहारा देते हुए उन्हें बंगले से बाहर ले गई। प्रेस रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सभी लोग बस रोहित के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक रोहित और अनिका दोनों साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बंगले से बाहर निकले। रोहित और अनिका को साथ देखकर सारे प्रेस रिपोर्टर्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वक्त अनिका रोहित के साथ होगी। सभी ने यह सोचा था कि अनिका के अफेयर की खबर सुनते ही रोहित ने धक्के मारकर अनिका को घर से बाहर निकाल दिया होगा। मगर रोहित अनिका जिस तरह से बड़ी ही कैजुअली प्रेस रिपोर्टर्स अटेंड करने के लिए साथ साथ आ रहे थे, यह देखकर सभी लोग चौंक गए थे। जैसे ही रोहित और अनिका रिपोर्टर्स के बीच पहुंचे, सभी रिपोर्टर्स अपनी जगह से खड़े होकर अपने माइक रोहित और अनिका के चेहरे के पास लेकर आए और लगातार एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। रिपोर्टर्स का शोर इतना ज्यादा था कि किसी एक के सवाल का जवाब दे पाना बेहद मुश्किल था। इसीलिए घर के इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड ने सभी प्रेस रिपोर्टर्स को शांत कराते हुए कहा, देखिए इस तरह से अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रख पाएंगे। आप लोग अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मेहरबानी करके एक के बाद एक सवाल पूछिए। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने एक प्रेस रिपोर्टर को सबसे पहले सवाल पूछने का इशारा किया। इशारा मिलते ही उस प्रेस रिपोर्टर्स ने रोहित से पूछा, सर आपको कैसा लग रहा है कि आपकी होने वाली पत्नी अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक मामूली एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में है?
उस प्रेस रिपोर्टर का सवाल सुनते ही रोहित ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, अनिका का जिसके साथ अफेयर है वह उसी की कंपनी में काम करता है। यह बात मुझे नहीं पता थी। रोहित का जवाब सुनते ही सारे रिपोर्टर्स को एक गहरा शौक लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता था। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसे अब तक यह भी नहीं पता था कि अनिका किसके साथ अफेयर में थी। तभी एक दूसरे प्रेस रिपोर्टर ने रोहित की ओर देखकर कहा, चलिए सर, वह बातें जाने दीजिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? अनिका मैडम ने किसी और के साथ रिलेशनशिप बना ली है, तो क्या आप अब इस शादी को तोड़ देना चाहते हैं? गुलेरिया परिवार के साथ आपके संबंध क्या इसी के साथ खत्म हो जाएंगे? रोहित ने पूरा सवाल सुनने के बाद सिर्फ ना में अपना सर हिला दिया। प्रेस रिपोर्टर्स जानकर हैरान हो गए थे कि इतना कुछ होने के बावजूद रोहित ने शादी तोड़ने की बात नहीं कही थी। इसका मतलब साफ था कि एक बेहद चालाक बिजनेसमैन होने के नाते रोहित एक धोखेबाज पत्नी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार था। प्रेस रिपोर्टर ने अंदाजा लगा लिया था कि इस वक्त रोहित और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही थी, उस दौर से निकलने के लिए रोहित को गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की मदद लेनी होगी और अपने बिजनेस को और अपने पावर को बचाने के लिए रोहित एक धोखेबाज लड़की के साथ भी रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो गया था। लोगों को अब रोहित के इस रवैया पर घिन आने लगी थी। सारे प्रेस रिपोर्टर रोहित का जवाब सुनकर अपनी अपनी न्यूज़ चैनल में तरह तरह के मैसेज भेजने लगे। दादी माँ जो सब कुछ व्हील चेयर पर बैठी हुई देख रही थी और सुन रही थी, उन्होंने रोहित का जवाब सुनकर अपना सर शर्म से झुका लिया। दादी माँ ने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित जो हमेशा इतना पावरफुल नजर आता था, वह अंदर से इतना डरपोक और कमज़ोर था। कहीं ना कहीं आज दादी माँ को अपनी ही परवरिश पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। प्रेस रिपोर्टर्स में मौजूद एक लड़की ने हिम्मत करते हुए रोहित की ओर अपना माइक करते हुए कहा, सर, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस तरह के धोखेबाज मंगेतर के साथ अभी भी रिश्ता कायम रखने की क्या रीज़न हो सकता है? क्या अब आपके लिए पैसा ही सब कुछ है? अगर आप जैसे लोग इस तरह का फैसला लेंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या आपको इसका अंदाज़ा है? पैसों के लिए रिश्ते जोड़ना काफ़ी आम हो जाएगा। फीलिंग्स की कोई कदर नहीं रहेगी। लोग संबंध बनाएंगे और फिर उन्हीं संबंधों को तोड़ देंगे, सिर्फ फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर। आप समाज में और युवा पीढ़ी में यह किस तरह का संदेश पहुंचाना चाहते हैं? उस लड़की ने जो सवाल पूछा था वह बेहद सटीक और दुरुस्त था। रोहित ने उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मगर किसने कह दिया आपसे कि मैं इस तरह के किसी भी बात को सपोर्ट करता हूँ या ऐसी बातों का समर्थन देता हूँ? रोहित की बात सुनकर सारे प्रेस रिपोर्टर्स फिर से हैरान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोहित कहना क्या चाहता था। तभी एक प्रेस रिपोर्टर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित से पूछा, रोहित सर, आप हमें खुलकर बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं कि आपकी मंगेतर मिस अनिका के रिलेशनशिप अपने ही कंपनी में काम करने वाले मिस्टर एक्स के साथ हैं और आपको इस रिलेशनशिप से कोई एतराज नहीं? रोहित ने उस रिपोर्टर्स की बात का जवाब देते हुए कहा, जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अनिका और मिस्टर एक्स के रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मिस्टर एक्स का चेहरा देखने के बाद आप लोग सभी खुश हो जाएंगे और इस बात से सहमत होंगे। सारे प्रेस रिपोर्टर रोहित की बात सुनकर यहाँ वहाँ देखने लगे। रोहित ने कहा था कि मिस्टर एक्स बहुत जल्द अपना चेहरा सबके सामने दिखाने वाला है। हर प्रेस रिपोर्टर सबसे पहले मिस्टर एक्स की तस्वीर अपने कैमरे में उतारना चाहता था, मगर जब आसपास कोई नज़र नहीं आया तो एक प्रेस रिपोर्टर ने रोहित से पूछा, क्या मिस्टर एक्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाला है? रोहित ने उस प्रेस रिपोर्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर एक्स अभी इसी वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। रोहित की बात सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दादी माँ भी हैरान होकर अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो गई। दादी माँ भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन था वह इंसान जिसने रोहित मारवा और मारवा खानदान के सीने में इतना बड़ा बदनामी का खंजर घोंपा था। सभी लोग बेसब्री से मिस्टर एक्स का इंतजार कर रहे थे, मगर रोहित ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि मिस्टर एक्स इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जब सब लोग हैरानी से यहाँ वहाँ देख रहे थे और मिस्टर एक्स को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तब प्रेस रिपोर्टर्स में मौजूद एक लड़की ने रोहित को कुछ सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर रोहित, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अनिका मैडम छुप छुप के उस वीरान बंगले में जिस मिस्टर एक्स को मिलने जाया करती थी, वह मिस्टर एक्स अभी इसी वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है?
रोहित ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। बल्कि मैं आपको यह भी कहता हूँ कि उस वीरान बंगले में जहाँ अनिका छुप छुप कर किसी को मिलने जाया करती थी, उस बंगले में मैं खुद भी मौजूद था। रोहित की बात सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे एक आग लग गई थी। लोगों ने शर्म से अपना सर झुका लिया था। लोग रोहित के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगे थे। दादी माँ को भी काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। न्यूज चैनल पर अब तरह तरह की खबरें आने लगी थी कि रोहित एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही होने वाली पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की मदद कर रहा था। जब लोग रोहित के बारे में इतनी गिरी हुई बातें करने लगे, तब अनिका ने धीमी और सख्त आवाज में एक प्रेस रिपोर्टर के माइक के पास आकर कहा, आप लोग जिस मिस्टर एक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वह इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लोग हैरानी से अनिका को देखने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग जिस मिस्टर एक्स को ढूंढ रहे हैं वह मैं खुद हूँ। अनिका की बात सुनकर दादी माँ हैरानी से लीला की ओर देखने लगी। दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित और अनिका क्या खेल खेल रहे थे। सारे प्रेस रिपोर्टर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इससे ज्यादा मसालेदार न्यूज उन्होंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखी थी, ना छापी थी। तभी एक प्रेस रिपोर्टर ने अनिका की ओर माइक रखते हुए कहा, मैडम, क्या आप कहना चाहती हैं कि मिस्टर एक्स, जो कि हैकिंग की दुनिया का बेतहा बादशाह है और जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को बहुत ही खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था, वह आप खुद हैं? अनिका ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका की बात सुनते ही सारे लोग शौक हो चले थे। सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक थी, और यह वही अनिका थी जो डॉक्टर वांगापुट्टू की सबसे प्रिय शिष्या थी और आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में काफ़ी जानकारी रखती थी। और अब अनिका का यह रूप देखकर सभी लोग इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर एक इंसान के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज कैसे हो सकती हैं। लोगों के लिए अनिका का यह दावा मानना बेहद मुश्किल था। उसके बगल में खड़ी देविका का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। देविका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपना होश संभालते हुए देविका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच आकर अनिका से कहा, यह किस तरह की बचाव करना चाहती हो तुम अपना? मिस्टर एक्स के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप छुपाने के लिए तुम ऐसा दाव खेलने की कोशिश कर रही हो जिसके झूठ से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। मिस्टर एक्स बहुत जल्द दुनिया के सामने आ जाएगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अनिका ने मुस्कुराते हुए देविका की बात का जवाब देते हुए कहा, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स आपके सामने ही खड़ा है। खड़ी है। अनिका की इस बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित जानता था कि अनिका लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए अनिका की बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने देविका और बाकी प्रेस रिपोर्टर से कहा, देखिए, लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी उनकी ड्रीम गर्ल बने, मगर मेरी ज़िंदगी में एक ड्रीम गर्ल मेरी बीवी बनने वाली है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अनिका ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि सुपर टैलेंटेड है। हम जैसे लोग जहां ज़िंदगी भर में किसी भी एक चीज़ से मास्टरी नहीं हासिल कर पाते, वहीं अनिका जैसे लोग भी हैं जो हर काम चुटकी बजाते सीख लेते हैं और चुटकी बजाते ही उस काम में महारत हासिल कर लेते हैं। अनिका ही मिस्टर एक्स है और अनिका ही वह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। रोहित और अनिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर सभी को इस बात का यकीन हो गया था कि वह लोग जो कुछ भी कह रहे थे वह सच था। न्यूज़ चैनल पर जो भी खबरें टेलीकास्ट हुई थी, तुरंत उन खबरों को बदल दिया गया। रोहित और अनिका के प्यार के और अनिका के टैलेंट के किस्से अब देश भर में सुनाई देने लगे थे। लोग पहले से अनिका के फैंस थे, मगर अनिका की एक और खूबी के बारे में जानकर अब लोग अनिका का सुपर वुमन का खिताब देने लगे थे। देखते ही देखते देश भर में यह बात फैल गई कि अनिका को कोई स्पेशल पावर्स मिले थे, जिसकी वजह से अनिका कोई भी काम चुटकी बजाते ही सीख सकती थी। मगर प्रेस रिपोर्टर्स के बीच खड़ी देविका इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। लोग जब अनिका का तारीफ के पुल बांधने लगे थे, तब देविका ने उन सबको शांत कराते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो आप लोग? क्या आप लोगों की समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि यह दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग है? एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है मिस्टर एक्स को। देविका की बात सुनते ही सारे प्रेस रिपोर्टर्स बिल्कुल शांत हो गए। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, हो सकता है कि इस अनिका ने एक बहुत बड़ी साजिश की हो मिस्टर एक्स के साथ और उसके संबंधों के बारे में जैसे ही रोहित को पता चला हो सकता है कि अनिका ने सबसे पहले मिस्टर एक्स को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की हो
हो सकता है कि अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए अनिका ने मिस्टर एक्स को बलि चढ़ा दी हो। वैसे भी मिस्टर एक्स को हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। हो सकता है कि मिस्टर एक्स को मारकर उसकी लाश को दुनिया की किसी ऐसे कोने में गाड़ दिया गया हो जहां हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। और यह सब आजकल कितना कॉमन है, यह बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। प्रेस रिपोर्टर्स होने के नाते आप लोग यह सब कुछ पहले भी कई बार देख और सुन चुके होंगे। जरा आप लोग ही सोचिए, यह कैसे हो सकता है कि कोई एक लड़की जो दुनिया की इतनी मशहूर डॉक्टर हो, वही लड़की कंप्यूटर की इतनी बड़ी एक्सपर्ट भी हो। लोगों की जिंदगी निकल जाती है कोई एक चीज सीखने में, तो यह कैसे हो सकता है कि एक लड़की इतनी सारी चीजों में महारत हासिल कर चुकी हो। लोगों को देविका की बातें काफी कन्विंसिंग लग रही थी। अमीर और पावरफुल लोगों के लिए किसी मामूली आदमी को रास्ते से हटा देना काफी आम बात हुआ करती थी। सारे प्रेस रिपोर्टर्स के मन में यह सब सुनकर मन ही मन कई तरह की पॉसिबिलिटीज घूमने लगी थी। अनिका अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अनिका की आंखें नींद से गहरी होने लगी थी, इसीलिए अब इस बात का वह आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। अनिका ने सारे प्रेस रिपोर्टर्स की ओर देखते हुए कहा, देखिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी शक है कि मैं मिस्टर एक्स नहीं हूं और मैं वह साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, तो फिर मैं आप लोगों की चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती हूं। मैं यह साबित कर सकती हूं सबके सामने कि मैं वही साइबर एक्सपर्ट हूं जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की साइबर अटैक से बचाया था। अनिका की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर अब लोग यह समझ चुके थे कि अनिका की बातों में सच्चाई थी। कुछ प्रेस रिपोर्टर्स जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज रखते थे, उन्होंने अनिका को कुछ सवाल पूछना शुरू किया। अनिका ने हर सवाल का सही जवाब दिया। कुछ देर तक जब अनिका को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुश्किल सवाल पूछे गए, तो लोगों को यकीन हो गया कि जो लड़की हर सवाल का सही जवाब दे रही थी, वही लड़की वह साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी जिसने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इतने बड़े साइबर अटैक से बचाया था। सारे रिपोर्टर्स कन्विंस हो गए थे कि मिस्टर एक्स और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। अनिका और रोहित को कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद प्रेस रिपोर्टर्स एक करके वहां से चले गए। प्रेस रिपोर्टर्स के जाते ही मारवा हाउस के बाहर बिल्कुल वैसी शांति छा गई जैसे एक तूफान के बाद होती है। दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी अपनी कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी थी। आज फिर एक बार अनिका ने दादी माँ को सबके सामने हरा दिया था, मगर इस बार दादी माँ की हार का कारण था देविका की नासमझी। देविका ने बिना किसी प्रूफ के किसी की कही सुनी बातों पर यकीन करके दादी माँ को अनिका के खिलाफ उकसाया था। मगर फिर एक बार दुनिया के सामने अनिका ने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया था। जब दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी ये सारी बातें सोच रही थी, तब रोहित दादी माँ के पास आया और बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, अब तो आपको अनिका से और हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है ना? दादी माँ इस वक्त अपनी ही उलझन में उलझी हुई थी। दादी माँ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर यह सब कुछ सच था तो फिर तुमने पहले मुझसे यह सब क्यों नहीं बताया? इस तरह लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने यह सब कुछ पहले ही कह दिया होता तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। आखिर सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? इससे पहले कि अनिका दादी माँ की बात का जवाब दे पाती, रोहित ने दादी माँ से कहा, देखिए दादी माँ, मैंने ही अनिका को कहा था ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर पर्दे के पीछे ये खेल असलियत में खेल कौन रहा था। और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर असली खिलाड़ी की पहचान करनी है तो उसी के खेल में उसे हराना बहुत जरूरी होता है। जरा सोचिए दादी माँ, इस बात को उछालकर गुलेरिया परिवार या मुझे क्या हासिल हो जाता? पहले हमें यह देखना होगा कि ऐसी बातों को मीडिया के सामने उछालकर किसे फायदा पहुंच सकता है। कौन होगा वह जिसे इस वक्त मेरे और अनिका के बीच तनाव पैदा करके सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है? जरा समझने की कोशिश कीजिए दादी माँ। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद दादी माँ ने अपने सामने खड़ी देविका की ओर देखा। जैसे ही दादी माँ की तेज नजरें देविका पर पड़ी, देविका के हाथ पैर कांपने लगे। इससे पहले कि कोई देविका से कुछ कहता, देविका अपने आप ही अपनी आवाज ऊंची करके कहने लगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे क्या मिल जाएगा यह सब कुछ करके? रोहित ने देविका की बात काटते हुए कहा, मीडिया वालों तक अनिका के मिस्टर एक्स के साथ अफेयर होने की खबर किसने पहुंचाई है? यह बात मेरे आदमियों ने पहले ही मालूम कर ली थी। अगर आप चाहें तो मैं दादी माँ को सारे ग्रुप दिखा सकता हूँ। दादी माँ ने अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए रोहित की आगे बोलने से रोक लिया। दादी माँ ने तेज नजरों से देविका की ओर देखकर कहा, निकल जाओ इस घर से। दादी माँ की बात सुनते ही देविका ने दादी माँ के पास आकर कहा, देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ
इससे पहले कि देविका अपनी बात पूरी कर पाती, दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए देविका से कहा, तुम्हारे मुंह से मेरे लिए यह शब्द दोबारा कभी नहीं निकलना चाहिए। मैं तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मारवा खानदान की मान मर्यादा, आबरू और प्रतिष्ठा ही मेरे लिए सब कुछ है। आज तुमने लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके मारवा खानदान की आबरू को ठेस पहुंचाई है, तो तुम मारवा खानदान की बहू कहलाने के लायक नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मुड़कर मारवा हाउस की ओर देखना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी माँ की आवाज़ में काफ़ी कड़वाहट थी। देविका समझ चुकी थी कि इस वक्त दादी माँ के साथ आर्ग्यूमेंट करना बिल्कुल सही नहीं होगा। दादी माँ ने पहले भी देविका को घर में इसलिए रहने की इजाज़त दी थी क्योंकि देविका अब हंसराज की पत्नी थी। रोहित ने पहले भी हंसराज को मारवा हाउस में घुसने से मना कर दिया था, मगर रोहित नहीं चाहता था कि वह दादी माँ की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसीलिए जब दादी माँ ने हंसराज और देविका को घर में आने की इजाज़त दी, तब रोहित ने उन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की। मगर आज दादी माँ के लिए पानी सर से ऊपर चला जा चुका था। दादी माँ के लिए अगर जिंदगी में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ थी तो वह सिर्फ और सिर्फ मारवा खानदान की इज्जत और आबरू थी। आज देविका ने बाहर वालों के सामने घर की बात का तमाशा बनाकर दादी माँ का सर शर्म से झुका दिया था। दादी माँ काफ़ी देर तक गुस्से से देविका के सामने देखती रही। दादी माँ के गुस्से के सामने धीरे धीरे देविका अपने आप को बेबस महसूस करने लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे ही देविका के पास आए, देविका समझ चुकी थी कि अब मारवा हाउस में उसका टाइम खत्म हो चुका था। इससे पहले कि कोई उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालता, देविका खुद ही चलकर मारवा हाउस से बाहर निकल गई। मगर यह बेइज्जती भी किसी धक्के मारकर बाहर निकालने से कम नहीं थी। देविका के जाते ही दादी माँ लीला को सहारा लेते हुए अपनी व्हीलचेयर से खड़ी हुई। दादी माँ जानती थी कि वह अनिका से नजर नहीं मिला सकती थी, मगर दादी माँ अपनी अक्कड़ भी कम नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए रोहित की ओर देखकर दादी माँ ने कहा, मुझे लगता है कि मेरी उम्र के साथ साथ मेरे सोचने समझने की शक्ति पर भी काबू करना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि मारवा हाउस की जिम्मेदारियों से अब मुझे मुक्त हो जाना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां कोई और संभाल ले, यह वक्त आ गया है। यह कहने के बाद दादी माँ धीरे धीरे चलकर बंगले के अंदर चली गई। दादी माँ ने हालांकि अनिका से माफ़ी नहीं मांगी थी, मगर मारवा हाउस की बागडोर छोड़ने की बात कहकर दादी माँ ने यह बता दिया था कि अब वह हार चुकी थी। घर के फैसलों की जिम्मेदारी अब दादी माँ अपने कंधे पर नहीं उठाना चाहती थी। यह बात दादी माँ के लिए हार मानने से कम नहीं थी। रोहित बचपन से दादी माँ को अच्छी तरह जानता था। रोहित ने इससे पहले दादी माँ को कभी भी जिंदगी में इतना कमज़ोर नहीं देखा था। जहाँ अनिका की सच्चाई की जीत हुई थी, वहीं रोहित ने देखा था जिस औरत ने रोहित को बचपन में एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, वह औरत आज पूरी तरह से टूट चुकी थी। दादी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर अनिका समझ चुकी थी कि आज के बाद दादी माँ कभी भी अनिका के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेंगी। अनिका ने हमेशा ही चाहा था कि दादी माँ के दिल में जो अनिका के लिए नफरत थी वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मगर अनिका कभी यह नहीं सोचा था कि वह दादी माँ का इस तरह का रूप देखेगी। इतनी पावरफुल और शक्तिशाली औरत को इस तरह हारा हुआ देखकर कहीं ना कहीं अनिका को भी दादी माँ के लिए बुरा लगने लगा था। इससे पहले कि अनिका और रोहित आपस में कुछ बात करते, अचानक सिक्योरिटी गेट से एक नौकर दौड़ता हुआ रोहित के पास आया और तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहने लगा, सर, आयशा मैडम सुबह बाजार गई थी बच्चों के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें लाने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज बच्चों की मनपसंद रसोई वह बनाने वाली हैं, इसीलिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड और घर के कुछ नौकरों के साथ मैडम सुबह सुबह बाजार चली गई थी, मगर काफ़ी देर हो चुकी है, आयशा मैडम अब तक घर वापस नहीं लौटी। रोहित और अनिका दोनों उस नौकर की बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गए। रोहित ने नौकर से कहा, तुम रुको, मैं अभी उन्हें कॉल लगाता हूँ। जैसे ही रोहित ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला, उस नौकर ने रोहित से कहा, सर, मैं पहले भी कई बार मैडम को फ़ोन लगाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर मैडम फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि उनके साथ जो लोग गए हैं उनमें से कोई अपना कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। नौकर की बात पूरी होते ही अनिका ने नौकर से पूछा, क्या तुम जानते हो वह कहाँ गई थी? नौकर अभी भी तेज सांसें ले रहा था। नौकर ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे आयशा मैडम ने कहा था कि वह बच्चों के लिए जो मिठाइयाँ बनाने वाली हैं उसके लिए देसी घी और खोआ लेने जाना था। मैडम ने यह भी कहा था कि उन्हें शायद ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए चांदनी चौक के पास वाले बाजार में जाना पड़े। काफ़ी भीड़ वाला इलाका है वह। पता नहीं मैडम कहाँ गई होंगी।
इसके बाद नौकर ने रोहित की ओर देखकर कहा, साहब मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैडम पर जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नौकर की बात पूरी होते ही अनिका ने रोहित का एक हाथ पकड़कर रोहित से पूछा, रोहित कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया हो। अनिका की बात पूरी होते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, जरूर यह काम अक्षय वर्मा का है। रोहित जानता था कि अक्षय वर्मा जरूर रोहित को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगा। रोहित ने अपना और अपने आदमियों का ध्यान अक्षय वर्मा के बिजनेस करने के तौर तरीकों पर लगा रखा था। रोहित ने सोचा था कि जरूर अक्षय वर्मा अपने पावर का इस्तेमाल करके मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और अक्षय वर्मा ने ऐसा किया भी था। मगर रोहित ने कभी भी नहीं सोचा था कि अक्षय वर्मा इतना खतरनाक बन जाएगा कि वह आयशा को किडनैप कर लेगा। रोहित ने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए अपना फोन जोर से जमीन पर पटक दिया। एक सुनसान बंगले के अंदर आयशा मारवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आयशा ने देखा कि उसके सामने अक्षय वर्मा एक रॉकिंग चेयर पर बैठा अपने पांव पर पांव चढ़ाकर बड़े ही गौर से आयशा का चेहरा देख रहा था। अक्षय को अपने सामने देखकर आयशा चौंक गई। लगभग 28 साल बीत चुके थे जब आयशा मारवा ने पिछली बार अक्षय वर्मा को देखा था। अक्षय वर्मा के बालों में सफेदी आ गई थी, मगर अक्षय वर्मा का नाक नक्शा, उसका चेहरा अभी भी वैसा ही था जैसा 28 साल पहले था। हाँ, आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां जरूर दिखाई देने लगी थी, मगर अक्षय वर्मा की पर्सनैलिटी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। आयशा और अक्षय दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। अक्षय वर्मा को ऐसा लगने लगा था जैसे उसे 28 साल पहले वक्त खींच ले गया था। दोनों की नज़रें पहली बार मिली थी। उस बात को पूरे 30 साल बीत चुके थे, मगर उन दोनों की आखिरी मुलाकात और सालों बाद इस पहली मुलाकात के बीच का वक्त जैसे गायब हो गया था। आयशा की ओर देखकर अक्षय ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? आयशा ने अक्षय की इस बात का जवाब नहीं दिया। आयशा को अक्षय की इस हरकत पर काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। आयशा ने ये कभी नहीं सोचा था कि अक्षय इस तरह से उसे किडनैप कर लेगा। जब कुछ देर तक आयशा उसे घूर घूर कर देखती रही, तब अक्षय ने आयशा से कहा, क्या बात है, आज भी वही तेवर, वही खूबसूरती, मुझे घूरने का अंदाज़ा भी बिल्कुल वही है। अगर कुछ बदल गया है तो वह बस हम दोनों का रिश्ता, मगर वो रिश्ते जो पैसों की नींव पर खड़े होते हैं उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। तुमने मुझे धोखा दिया और जिंदगी ने तुम्हें। चलो हम दोनों बराबरी पर आकर खड़े हो गए। जब अक्षय ने देखा कि आयशा अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, अक्षय ने अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए आयशा से कहा, कैसा लग रहा है अब? दौलत की इमारत पर बैठी हो, मगर फिर भी मैंने आज तक तुमसे ज्यादा गरीब औरत कोई नहीं देखी। तुमने जिन पैसों के लिए मुझे छोड़ा और उस हंसराज मारवा को गले लगाया था, वह हंसराज आज मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हंसराज जैसे 100 लोगों को अपना गुलाम बनाकर रख सकता हूँ। यह कहने के बाद अक्षय जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते अचानक ही अक्षय खांसने लगा। पास की टेबल पर पड़ा एक पानी का गिलास अक्षय के हाथ में थमाते हुए आयशा ने कहा, सचमुच काफी पैसा है तुम्हारे पास, मगर अफसोस के अब तक अपने लिए सच्चा प्यार नहीं खरीद पाए। आयशा की बात कानों पर पड़ते ही अक्षय बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर तक आयशा की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद अक्षय ने कहा, क्या तुम जानती हो कि कॉलेज में मैंने तुमसे यह क्यों कहा था कि मैं एक बेहद गरीब घर का लड़का हूँ? आयशा ने अक्षय वर्मा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तब तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था। तुम अपने प्यार का इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुम्हारा प्यार पैसों से ज़्यादा प्यार करता है या तुमसे। मगर अफसोस, तुम्हारी ही बनाई हुई इम्तिहान में तुम खुद ही फेल हो गई। मैं बहुत पहले से जान चुकी थी कि तुम एक काफ़ी अमीर खानदान के लड़के हो। आयशा की बात सुनते ही अक्षय के चेहरे के रंग उड़ गए। अक्षय ने आयशा को हैरानी से देखते हुए पूछा, यह क्या कह रही हो तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगा था कि मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ और इसीलिए तुमने मुझे छोड़कर उस हंसराज के साथ शादी करने का फैसला किया, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा दौलत से प्यार करती थी। अक्षय की इस बात का जवाब देते हुए आयशा मारवा ने कहा, तुम्हारी यह बात आधी सच है और आधी झूठ। हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हें पैसों की वजह से छोड़ा, मगर यह झूठ है कि मैं उस वक्त तुमसे ज़्यादा दौलत से प्यार करती थी। तुमने हमेशा से कॉलेज में यह बात फैला कर रखी थी कि तुम एक बहुत गरीब घर के लड़के हो, दिन रात मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो। हर चीज़ में अव्वल आने की तुम्हारी भूख देखकर मैं पहली बार तुमसे इम्प्रेस हुई थी। तुम हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज में आते। उन दिनों कॉलेज के कई रईस लड़के
मुझ पर मरा करते थे, मगर मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उन सब से बहुत अलग थे। तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना था, कुछ हासिल करना था, जिसके लिए तुम दिन रात एक करके मेहनत करते रहे। मैंने सोचा था कि तुम उस इंसानों में से हो जो अपने बलबूते पर दुनिया को बदलने की हिम्मत और काबिलियत रखते हैं। मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ वक्त बिताने लगी, मगर जितना मैं तुम्हारे करीब आती गई, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि तुम वह नहीं हो जो तुम दिख रहे हो। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक छुपी हुई पर्सनैलिटी मुझे नजर आने लगी, जो बाहर आने से डरती थी, कतराती थी। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, मगर मुझसे भी तुम हमेशा झूठ बोलते रहे। तुम्हारी आंखों में मैंने झूठ पढ़ लिया था, मगर मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम जरूर मुझसे सच कहोगे। मैं जान चुकी थी कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, मगर मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम ये सारी बातें तुम खुद चलकर मुझसे कहोगे। मगर वह वक्त कभी नहीं आया। तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेते रहे, मगर मेरा प्यार तुमसे दूर होता चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किससे प्यार करूं। जो चेहरा मेरे सामने था, क्या मुझे उस चेहरे के साथ जिंदगी बितानी थी, या वह चेहरा जो तुम छुपाए घूम रहे थे, उस चेहरे के साथ मुझे जिंदगी बितानी थी। धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जो इंसान अपने पार्टनर से अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी अहम चीज छुपाए, वह आगे चलकर उसे बहुत बड़ा धोखा भी दे सकता है। हाँ, शायद मेरे परिवार पर और अगर मेरी माँ पर जान का खतरा ना होता तो मैं शायद इतने और सालों तक तुम्हारे यह सच का इंतजार करती रहती। मगर सब कुछ जानने के बाद भी तुमने अपनी असलियत नहीं बताई। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारे बैंक बैलेंस के बारे में तो मैंने तुमसे रिलेशनशिप में आने के दूसरे साल ही पता कर लिया था। ऐसा कि यह बात सुनकर अक्षय के होश उड़ गए।